हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे और रेस्पिरेशन में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया। अब हमें आगे स्टार्ट करना है। देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने अलग से इसलिए किया क्योंकि काफ़ी डिटेल में अपनी बॉडी का, इसलिए अपन ने उसको पहले ख़त्म कर दिया। आज के स्टार्टिंग के टॉपिक्स तो बहुत ही ईजी हैं, तो अपन ईजिली फटाफट करेंगे। लास्ट के जो टॉपिक्स हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है और थोड़ा सा टफ टॉपिक भी है, तो उसको तुम थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम लोग रेगुलरली प्रॉपर लेक्चर्स देख रहे हो और तुम्हें समझ भी आ रहा होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अपन ने पढ़ा था इस टाइप में, जहां पे लंग्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के पास, इसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी वर्ड का मतलब ही क्या होता है? लंग्स। जहां पे भी पल्मोनरी वर्ड आ जाए दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू लंग्स। तो जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के पास लंग्स हैं उनमें कौन सी टाइप की रेस्पिरेशन है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तुम जानते हो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, बहुत सारे जिनके पास लंग्स हैं, ठीक है। बर्ड्स भी इसी में आ जाती हैं। तो जिनके पास भी लंग्स है सब में पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। चलो आगे देखते हैं। बहुत सिंपल है वाला पॉइंट, तो ना जल्दी जल्दी पढ़ो। देखो नेक्स्ट आ जाओ, ये अपने अमीबा, इसको तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, सब जगह इसी को ही पढ़ना पड़ता है, अमीबा, ठीक है। अमीबा क्या होता है बेसिकली? अमीबा, अगर तुम किंगडम जानते हो, 5 किंगडम अपन पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, तो दूसरे वाले प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर ही आता है, ठीक है। प्रोटोजोआ कैटेगरी में प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। कैसा होता है अमीबा? कुछ तो भी स्ट्रक्चर होता है इसका अलग से ही, एंडा भेंडा टाइप कुछ भी स्ट्रक्चर होता है। एनी स्ट्रक्चर कुछ भी अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अमीबा तुमको पता है भाई, बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं इसके फीचर बताऊं तो ये यूनिसेल्यूलर है, यानी कि एक ही सेल का बना हुआ है, और क्योंकि भाई इसमें ये न्यूक्लियस रहा तो ये क्या होगा? यूकैरियोटिक होगा। सो इट विल बी यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। अब ये क्या करता है? देखो, इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है, बस एक सेल है। अब एक सेल है तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, नाक भी नहीं है, लंग्स भी नहीं है, या कुछ और भी नहीं है, तो इसको बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, कुछ नहीं करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का खेल खेलेगा, सिंपल डिफ्यूजन करेगा और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का गेम खेलेगा। जहां जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तुमको पता है हाई टू लो चीजें मूव करती है, तो डेफिनेटली जब ये सब कुछ काम वाम निपटा लेगा तो डेफिनेटली इसकी बॉडी में CO2 ज्यादा होगी। बाहर कंपैरेटिवली देखो, अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि यार CO2 इतने से में, ये पिद्दा सा तो है, इसमें क्या CO2 ज्यादा होगी इन्वायरमेंट के कंपेरिजन में? तो तुम्हें बॉडी सरफेस के हिसाब से समझना है, ऐसे मत इमेजिन कर लेना बाहर इतनी सारी CO2 अंदर इतनी सी CO2। तुम्हें ग्रेडियंट, बॉडी के ओवरऑल वॉल्यूम के हिसाब से ग्रेडियंट समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 ज्यादा तो CO2 बाहर निकाल देगा, डेफिनेटली O2 तो बाहर ज्यादा है ही तो O2 अंदर आ जाएगी। इन शॉर्ट सिंपल ग्रेडियंट वर्कआउट करेगा, जहां पे जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो इधर से इधर मूव करके ये सिंपल डिफ्यूजन करके अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं। एक और चीज यहाँ पे मार्क हो रहा है, देखो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन करना। हालांकि ये इसमें नहीं है, फिर भी सुन लो, ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है, देखो पानी वानी वाली जगह में रहते हैं, ठीक है, पानी अंदर घुसता ही रहेगा। सिंपल सी बात है ना, बॉडी पानी में है तो पानी अंदर घुसता रहेगा, तो इनके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको इसमें ये इकट्ठा करते जाते हैं और फिर उस पानी को बाहर निकालते रहते हैं। इन शॉर्ट एक्स्ट्रा पानी को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है जो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज लिख लो, इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं सेल सरफेस रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड एज सेल सरफेस रेस्पिरेशन, यानी कि सेल का जो सरफेस है उसी को यूज करके हमने काम कर लिया। चलो आगे चलते हैं, ये तो बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। जितने एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात चल रही है, ठीक है, तो उनके अंदर मेनली क्या होते हैं? गिल्स। देखो लैंड वालों के पास अपन याद रखेंगे लंग्स होते हैं मेनली, और ये पानी वालों के पास मेनली गिल्स होते हैं। गिल्स का देखो बढ़िया बात क्या होती है, जनरली तो क्या हमेशा ही पानी में जब मैं बात कर रही हूँ तो पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व है, ये रहा अपना पानी, और पानी में ही ऑक्सीजन डिजोल्व है, ठीक है। गिल्स के अंदर इतनी बढ़िया एबिलिटी होती है कि ये पानी में से ऑक्सीजन को छांटना जानता है। जैसे पानी बह रहा है ना, तो उसमें से जब ये अंदर चल जाता है पानी, उसमें से ऑक्सीजन निकालना जानता है, इतना एफिशिएंट है। अगर इनके पास लंग्स होता तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता, बिकॉज लंग्स में ये एबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ गिल्स में है, ठीक है। इसलिए जितने ये एक्वेटिक होते हैं ना, इनके पास मेनली क्या होते हैं? गिल्स। अब ये गिल्स क्या करेंगे? देखो ये पानी अंदर गया, इसी पानी में ये
ऑक्सीजन डिजोल्व हो रही है, अंदर गया अंदर गया अंदर गया अंदर गया, ये लो पहुंच गया। ये रहे हमारे गिल्स, इनके साइड, मतलब हमारे तो नहीं, इनके गिल्स, ये साइड में दिख रहे हैं तुमको गिल्स। अब ये क्या करेगा, इस पानी में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेगा, इस पानी में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेगा, और इसके आगे की कहानी तुम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ोगे। बस अभी तो इतना ही याद रखना है कि भाई पानी आएगा पानी आएगा पानी आएगा, उसमें से ये ऑक्सीजन निकालता जाएगा और फिर ये आगे अपनी बॉडी सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा। किस तरीके से करेगा वो अपन ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। क्लियर है? ऐसा टाइप का रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ब्रांचियल रेस्पिरेशन। ब्रांचियल रेस्पिरेशन, आर का मतलब रेस्पिरेशन है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। अब एक इमेज देख लो इसकी, देखो ये रही है मछली, है ना, इस मछली ने मुंह खोला और पानी अंदर गया। ध्यान से देखो, ये गिल्स में से इधर की साइड से जो तुमको निकलता हुआ दिख रहा है, एक्स्ट्रा पानी इधर से निकालता हुआ दिखा रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। मेनली तुमको यहाँ से सेपरेशन दिखेगा ऑक्सीजन का। ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, ये तो तुमको पता है ब्लड वेसल से रिलेटेड बात आ गई। सो अगेन ट्रांसपोर्टेशन का रिलेटेड बात है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो, ऑक्सीजन को वाटर में से निकालो और उसके बाद ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाओ। इस बीच के एरिया को, हार्ट वार्ट को, ये सब अपन वहां पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आओ। अब आ जाओ इंसेक्ट्स पे। देखो इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स का ये जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेकियल रेस्पिरेशन। इट इज कॉल्ड एज ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास मेनली ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल्स होते हैं। देखो इनके पास मेनली ये पाइपलाइन होती है पूरी ट्रैकिया ट्रैकियोल्स की। अब क्या होता है, देखो पहली बात तो आप इस इंसेक्ट की बॉडी को देखो। इस इंसेक्ट की बॉडी में आपको ऐसे छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, देखो ये दिख रहे हैं तुमको छेद। जैसे अपने पास नाक है, नोज है अपने पास, हम नाक से सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। इनके पास इमेजिन कर लो साइड ऐसे नीचे की तरफ ऐसे खूब सारी छोटी छोटी नाक है, नाक तो नहीं है बट छोटे छोटे से होल्स हैं। इन छोटे छोटे होल्स को हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। दीज स्मॉल होल्स आर कॉल्ड एज स्पाइरेकल्स। क्लियर है? अब देखो हवा यहाँ से अंदर घुस रही है, वही ऑक्सीजन रिच एयर अंदर घुसती जा रही है, अंदर घुसती जा रही है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे पाइपलाइन दिखेगी इंटरनल। ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको इंटरनल, ये पाइपलाइन है। इसी पाइपलाइन को अपन एक को जूम करके देखते हैं। देखो ये रहा जूम पार्ट, देखो ये रहा स्पाइरेकल, सिर्फ एक को जूम किया अपन ने। ऐसा इमेजिन कर लो हर स्पाइरेकल से रिलेटेड ऐसी ही एक्टिविटी चल रही है। ये रहा एक छेद, ठीक है, नाक। इसकी बॉडी में ना इतने सारे छेद हैं, इतने सारे छेद हैं, अपने पास सिर्फ नाक है तो ये खूब सारे छेदों से हवा अंदर लेता रहता है। स्पाइरेकल से ली इसने, ये देखो एक लंबी सी पाइपलाइन आई। इस पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, आगे देखो ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड होती जाती है, देखो डिवाइड हो रही है। और ये जब बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे पाइप में डिवाइड हो जाए ना, उनको हम बोलते हैं ट्रैकियोल्स। अब क्या होगा, यहाँ पे इनकी बॉडी की इमेजिन कर लो, ये मसल वसल सी आ गई है ना, इंटरनल सेल्स वगैरह आ गई। अब कुछ भी नहीं होगा, देखो डेफिनेटली यहाँ से जो एयर आ रही है तुमको पता है बाहर से आ रही है तो उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, इधर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। कुछ नहीं, इजीली बस आप एक्सचेंज करा दो, इधर से ये इधर चला जाएगा, इधर से ये चला जाएगा। तो इन शॉर्ट आपने एक पाइप की हेल्प से सारा 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 ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज कर लिया। इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। तो अपन को जितने इंसेक्ट दिख रहे हैं उनके अंदर यही टाइप का अपन को सिस्टम दिखता है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। आई नो ये वाला टॉपिक सबको आता है, इसलिए मैं ये वाला टॉपिक बहुत फटाफट खत्म कर रहे हैं अपन लोग, है ना। चलो अब आओ नेक्स्ट अर्थवॉर्म पे। अर्थवॉर्म क्या है, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा तो नहीं है बट हाँ अच्छा सा है। ये ऐसे छोटा छोटा रेंगता रहता है, स्पेशली रेनी सीजन्स में हमें बहुत बाहर दिखता है। ये बेसिकली क्या है, इट कम्स इन फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा फाइलम में आता है ये, ठीक है। अब ये कैसे लेता है, इसके पास सांस लेने के लिए ये छेद भी नहीं है, इसके पास सांस लेने के लिए नाक भी नहीं, इसके पास कुछ भी नहीं है सांस लेने के लिए। तो ये क्या करता है, अपनी स्किन को यूज कर लेता है। इसकी स्किन कभी अगर तुमने रियलिटी में अर्थवॉर्म देखा हो, चिकना चिकना सा दिखता है, अर्थवॉर्म चिकना ही दिखता है एक्चुअली में। सो दैट इज मॉइस्ट स्किन। इसकी जो स्किन है बड़ी चिकनी सी दिखती है, उसे हम बोलते हैं मॉइस्ट स्किन। ये क्या करता है, अपनी स्किन से ही काम चला लेता है, इसको कोई एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। बहुत ही साधारण सा जीव है, इसी से ही ऑक्सीजन अंदर ले लेगा, इसी से ही CO2 बाहर निकालेगा। यानी कि अपनी मॉइस्ट स्किन को ही ये सांस अंदर लेने के लिए, सांस बाहर छोड़ने के लिए यूज कर लेता है। इजी, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा इसको क्या बोलते हैं ये तो देख लो एक बार, इसको क्या बोलते हैं। ऐसी टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।
क्यूट वाली रेस्पिरेशन, देखो छोटा सा क्यूट सा है और इसकी बहुत ही चिकनी चिकनी सी स्किन है, और ये स्किन के कॉन्टेक्स्ट में हमने वर्ड यूज कर लिया क्यूटेनियस, क्यूट सा रेस्पिरेशन। स्किन के लिए हम क्यूटेनियस वर्ड यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा हमारे अंदर लंग्स आ गए, फिश में गिल्स आ गई, फिर अपन ने अर्थवॉर्म पढ़ लिया, मॉइस्ट स्किन आ गई, अमीबा में तो कुछ दिक्कत ही नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही यूज हो रही थी वहाँ पे। अब आओ फ्रॉग में। फ्रॉग बड़ा मस्त है, देखो इसके पास एक नहीं कई टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आएंगे, तुम ध्यान से देखो। शुरुआत इसकी अपन करते हैं जब ये खुद कौन सी स्टेज में होता है? बेबी स्टेज में। देखो ये तुमको पता है मेटामॉर्फोसिस होता है, फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होता है, अपन सबको पता है। पहले ये टैडपोल बनता है, देखो ये रहा वो छोटा सा टैडपोल जो कि पानी में रह रहा है, ये पानी में रह रहा है, ठीक है। अभी क्योंकि पानी में रह रहा है तो डेफिनेटली इसके पास पानी से रिलेटेड ही ऑर्गन होना चाहिए, तभी ये वाटर में से O2 निकाल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहे इसके गिल्स है अंदर, तुमको दिखाए नहीं है बट तुम समझ जाओ, अंदर गिल्स है। ये गिल्स क्योंकि पानी में है इसलिए है। अभी इमेजिन करो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है और अभी ये बड़ा होकर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर इसके पास भी गिल्स होते तो फिर ये पानी से निकल के लैंड पे नहीं आ पाता। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही ये होता है, देखो तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा छोटी क्लासेस में, मेटामॉर्फोसिस का मतलब यही होता है बॉडी के अंदर बहुत सारे फीचर चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका हैबिटेट एक तरीके से, हैबिटेट यूँ बोल लो कि रहने का जगह चेंज हो रहा है, पानी से आप लैंड पे आ रहे हो, लैंड से पानी, पानी से लैंड, है ना, समझो। चलो इधर आओ, ये रहा फ्रॉग। इस महाशय के पास एक नहीं तीन चीजें हैं जिससे ये हवा अंदर ले सकता है, यानी कि इसके पास रेस्पिरेशन इन शॉर्ट इनहेल एक्सहेल करने के लिए तीन चीजें। देखो पहला तो ये अपनी स्किन को यूज कर सकता है, पहला तो ये अपनी स्किन को यूज कर सकता है। तुम याद करो, ये भी तुमको थोड़ा चिकना चिकना सा दिखता होगा, बहुत सारे चिकने इंसेक्ट्स और एनिमल्स दिख सकते हैं अपन को आसपास अपने। तो ये फ्रॉग, इसकी भी स्किन बड़ी चिकनी सी होती है, तो ये मॉइस्ट स्किन यूज कर सकता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसके पास है, इसके पास लंग्स भी होते हैं, ये अपने लंग्स भी यूज कर सकता है। देखो ये मार्क हो रहा, लंग्स मार्क हो रहे, ये स्किन मार्क हो रहा। अभी भी इसका पेट नहीं भरा, इसके पास एक और चीज है, ये मुंह खोल के अपनी बकल कैविटी से भी सांस ले सकता है। तो इसके पास तीसरा चीज क्या आ गया? बकल कैविटी। मतलब इसका तो जीवन बड़ा मजेदार है। इसके पास पूरे जीवन में 4 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। जब ये छोटा सा टैडपोल होता है तब गिल्स हैं, फिर जब बड़ा फ्रॉग बन जाता है तब तीन चीजें होती है इसके पास, स्किन है, लंग्स हैं और मुंह खोल के भी कर सकता है, बकल कैविटी भी है इसके पास, ठीक है। बट ये हमेशा इन शॉर्ट अगर अपन बात करें ना, मेनली अपनी मॉइस्ट स्किन को ही यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। बाकी सब चीजें हैं, लंग्स को ही एफिशिएंटली इसलिए नहीं यूज कर पाता क्योंकि इसके पास बेचारे के पास डायफ्राम ही नहीं है। तुमको याद है अपने पास डायफ्राम है, ये डायफ्राम आप याद करो, हमने पढ़ रखा है, आपको इनहेल एक्सहेल करने में हेल्प कर रहा था। इसके पास बेचारे के पास डायफ्राम नहीं होता, इस कारण ये लंग्स को इतना एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाता, और बकल कैविटी को यूज करता है बट इमरजेंसी कंडीशंस जो कुछ आती है ना उसमें यूज करता है। सो इन शॉर्ट है इसके पास कई ऑप्शन, बट ये मेनली किसको यूज करता है? अपनी मॉइस्ट स्किन को, याद रहेगा। चलो अब यहाँ पर एक टर्म आ गया, देखो लंग्स की अगर अपन बात करें तो वही पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो गया, स्किन की बात करें तो क्यूटेनियस हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं बकल कैविटी की, तो इसको हम बोलते हैं बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। इट इज कॉल्ड एज बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, याद हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। चलो इन शॉर्ट जो दूसरे एनिमल्स थे वो भी अपने कंप्लीट हो गए, ओके। अब अपन आते हैं, अगर मैं प्लांट की बात करूं तो एक बार प्लांट को रेस्पिरेशन को मैं लास्ट में डील करती हूँ, रुको। हालांकि प्लांट में भी कुछ भी नहीं है ज़्यादा, चलो यहीं देख लेते हैं। प्लांट का स्लाइड मैंने डाला नहीं, फटाफट देख लेते हैं अपन। देखो प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स अपने 3 पार्ट को यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। देखो प्लांट के पास भी हमारी तरह कोई नाक नहीं है, कोई नाक नहीं है उसके पास भी अलग अलग जगहों के लिए कुछ उसने जुगाड़ कर रखे हैं। देखो पहला तो उसके पास लीफ में होते हैं स्टोमेटा, इन स्टोमेटा से ये रेस्पिरेशन कर लेता है, गैसियस एक्सचेंज कर लेता है, फोटोसिंथेसिस के लिए भी उसको यूज करता है और रेस्पिरेशन को भी इसी में यूज कर लेता है, ठीक है। फिर लीफ के बाद अगर अपन आए हार्ड प्लांट या स्टेम पर आए, हार्ड वाला है ना, बार्क वार्क जिसमें होता है, उनके पास छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। इन लेंटिसेल्स से इसका काम चल जाता है,
ठीक है, यहाँ से ये इससे हवा दे देता है अंदर की तरफ। फिर आओ रूट पे, रूट में इनके पास क्या थे तुमको याद है, रूट में दे आर हैविंग रूट हेयर, तो ये रूट हेयर से थोड़ी सी हवा भी ले लेते हैं। इन शॉर्ट ये इन तीनों चीज़ों से अपनी हवा का काम निपटा लेते हैं, इन तीनों को यूज़ करके, ठीक है। इससे ज़्यादा प्लांट में अपन को कुछ पढ़ना नहीं, क्योंकि सबसे मेन पार्ट अब शुरू होने वाला है। जो मैंने अभी तक नाम बताए थे कौन सा रेस्पिरेशन है क्या है वो अपन को याद होना चाहिए। अब अपन चलते हैं मेन पार्ट पे, यानी कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे। लेक्चर की स्पीड थोड़ी सी फास्ट इसलिए है बच्चों क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत सारा है पढ़ने को, हद से ज़्यादा कंटेंट है, मतलब तुम जितना पढ़ना चाहो ना उतना होता है, इतना पढ़ सकते हैं अपन आराम से, बट हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड रखेंगे, ठीक है। चलो आओ, हमें ये बात पता है कि रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जैसा रेस्पिरेशन तो नहीं होता, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। एक रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। आई नो मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है बट मुझे याद है कि तुमको ये सारी स्पेलिंग्स याद है, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो एरोबिक, पहले इस पे आओ, एरोबिक, एरो में आगे एरो एयर साउंड कर रहा है, तो जो हवा की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो, हवा का मतलब हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरो एयर, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला रेस्पिरेशन एरोबिक। अब आओ दूसरे वालों पे, दूसरा है एनएरोबिक। देखो एन वर्ड का मतलब है यहाँ पे नहीं है, नहीं है, एन का मतलब नहीं है, एरो मतलब एयर, यानी कि एयर नहीं है, तो जो एयर की एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो जाए वो क्या हो जाएगा हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन शॉर्ट ऑक्सीजन का खेल है, जहां पे ऑक्सीजन यूज हो रहा है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जहां पे ऑक्सीजन के बिना ही रेस्पिरेशन हो रहा है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। अब आगे देखो, ये फ्लो चार्ट अगर आप देखोगे तो कोई सा भी रेस्पिरेशन शुरू करो, चाहे आप मतलब अपनी इच्छा से तो अपन नहीं करें बट वी नो इट वेरी वेल कि जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी हायर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है मेनली, और जितने छोटे मोटे नन्नू मुन्नू बैक्टीरिया होते हैं उनमें मेनली एनारोबिक होता है। हमारे अंदर एनारोबिक होता है कुछ सिचुएशंस में जो हम डिस्कस करेंगे आगे। अब आगे देखो ध्यान से, कोई सा भी हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, आप शुरुआत हमेशा ग्लूकोज से करते हो, ठीक है। ग्लूकोज, अभी आपने इतनी मेहनत की थी, डाइजेशन किया था, डाइजेशन में चीज़ों को तोड़ तोड़ के आप बड़े बड़े से छोटा छोटा लेकर आए थे, है ना, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे आपने उसको, टुकड़े। अब जैसे ग्लूकोज है, मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट बड़ा सा है, उसको तुमने तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब आपकी सेल इस ग्लूकोज से अपनी कहानी आगे बढ़ाएगी। अब क्या होगा, ग्लूकोज जो कि साइटोप्लाज्म में, अपन को इतना तो पता ही है, सेल होती है, यहाँ बना लीजिए मैं सेल, ये सेल है, ठीक है, कोई सी भी मान लो तुम, तो एनिमल प्लांट कुछ भी मान लो, क्योंकि मैं यहाँ पे सेल वॉल बना ही नहीं रही, ठीक है। आ जाओ अंदर, ये रहा अपना साइटोप्लाज्म और ये रहा अपना न्यूक्लियस। देखो एंट्री मारते अगर तुम सेल के अंदर घुस रहे हो, इमेजिन करो यू हैव दिस एबिलिटी टू एंटर इनसाइड अ सेल, आप इतने छोटे हो चुके हो कि आप सेल में एंटर कर रहे हो, तो जब तुम एंटर करोगे सेल में तुम्हें सबसे पहले क्या दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, खूब सारा अखंड जेल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कि क्या है, क्या लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि इसकी मैट्रिक्स है इन शॉर्ट। तो डेफिनेटली जब ग्लूकोज भैया एंटर करेंगे, ये रहा अपना ग्लूकोज, थोड़ा सा प्यारा सा ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज एंटर करेगा तो एंट्री करते इसको भी क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म ही मिलेगा, तो पहली रिएक्शन कहां पर होगी, साइटोप्लाज्म में। देखो ध्यान से, यही लिख रहा है यहाँ पर, ये देखो ग्लूकोज पहली रिएक्शन हो रही है कहां पर, साइटोप्लाज्म में, और पहली रिएक्शन जो साइटोप्लाज्म में हो रही है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब होता है वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगी, अभी सिर्फ सुन लो, कहानी सुन लो क्या हो रहा है, मेन ब्रॉडली अपन देख रहे हैं। फिर क्या होगा, इस ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट बनेगा। अब इसके आगे कहानी दोनों अलग डायरेक्शन में चल जाएंगी, तो मैंने सिर्फ इतना बोला अभी, ये जो सेल है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज एंटर किया और इसकी पहली रिएक्शन हुई जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो कि कॉमन है एरोबिक के लिए भी और एनारोबिक के लिए भी। आगे दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, एरोबिक में कुछ अलग चीजें चलेंगी, एनारोबिक में कुछ अलग चीजें चलेंगी, वो अपन डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो तुम इतना समझ गए कि दो टाइप की रेस्पिरेशन है,
एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक एयर की प्रेजेंस में हो रही है, एनारोबिक एयर के बिना ही हो रही है। अब अपन पहले देख लेते हैं कि एरोबिक एंड एनारोबिक में डिफरेंस क्या होता है। ये रहा एरोबिक, ये रहा एनारोबिक। ये अपने मॉड्यूल्स में इजीली आपको यही टेबल दिखती है, तो मैंने यही टेबल डाली। देखो पहली चीज एरोबिक है, यानी कि एयर की प्रेजेंस में हो रही है। एयर का मतलब मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन ही है, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। इधर आ जाओ, ये बिना ऑक्सीजन के हो जाएगी, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बेचारे लाचार, इनको ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है और ये मस्त ऑक्सीजन को यूज करके अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब आगे आओ। देखो ऑक्सीजन तुमको पता है काम का सामान है जो अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन काफी काम की चीज है, तो डेफिनेटली आपको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो टूट रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बढ़िया बात क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में खूब सारी एनर्जी निकलती है। देखो भाई ऑक्सीजन दी बॉस आ चुका है, ऑक्सीजन दी बॉस जहां पर आएगा ना वहां पे एनर्जी ज्यादा ही निकलेगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी खूब सारी निकलती है, भर भर के एनर्जी निकलती है। देखो ये लिख रहा, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये बेचारे लाचार बिना ऑक्सीजन के अपना काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनको भाव ही नहीं दे रहा, तो बिना ऑक्सीजन के काम कर रहे हैं, तो इनके पास एनर्जी भी बहुत कम निकलती है। सो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। अब कितना एनर्जी तुमको पता है, एनर्जी जब भी अपन बनाते हैं एटीपी की फॉर्म में बनाते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ पर हम 38 एटीपी बना लेते हैं। और डिफरेंस देखो 38 से यहाँ पे हम सिर्फ 2 एटीपी बनाते हैं, हम तो नहीं, मतलब ये बेचारे ये रहा हमारा बैक्टीरिया, ये बेचारा सिर्फ 2 एटीपी बना पाता है। ठीक है, आगे देखो, जब तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बना रहे हो, आई होप इतना अपन को केमिस्ट्री वाले बच्चों को तो पता ही होगा कि ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, ये तो तुमको पता होगा, है ना। सो ऑर्गेनिक चीज से आप स्टार्ट करते हो, कोई सी भी रेस्पिरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो ऑर्गेनिक से स्टार्ट करो। ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक है, सी भी है, एच भी है, ठीक, तो ऑर्गेनिक चीज है। उस ऑर्गेनिक चीज को तुम बिल्कुल कंप्लीट तोड़ के इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हो, यानी कि उसकी बिल्कुल दूचड़ी बना देते हो, फाइनल फॉर्म पे तोड़ देते हो, इसके आगे तुम तोड़ ही नहीं सकते। तो इन शॉर्ट एरोबिक रेस्पिरेशन में आप यहाँ ऐसे देखो बड़े बड़े से स्टार्ट कर रहे हो, ये ग्लूकोज बड़ा बड़ा है, इसको तोड़ तोड़ के इतना छोटा छोटा बिल्कुल कंप्लीट तोड़ चुके हो आप, कंप्लीट। सो यहाँ पर इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एरोबिक के केस में। और कंप्लीट ब्रेकडाउन से क्या होता है, देखो ये ऑर्गेनिक से शुरू हुआ था और कंप्लीट ब्रेकडाउन के बाद इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ये लिख रहा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और कहीं कहीं पॉइंट लिखा होना चाहिए, ये रहा। एंड प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर है। देख लो तुमको पता है CO2 इनऑर्गेनिक होता है, वाटर इनऑर्गेनिक होता है। तो आपने ऑर्गेनिक से शुरू की थी कहानी नहीं, इनऑर्गेनिक पे खत्म कर दी। ठीक, ये बेचारे ऑक्सीजन के बिना ही सारा काम करें, तो इनमें इतनी शक्ति नहीं है कि ये ग्लूकोज को तोड़ पाएं, तो ये इसको आधा ही तोड़ पाते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक तक ही पहुंचा पाते हैं गाड़ी, इसके आगे तोड़ ही नहीं पाते। अब तुमको पता है एल्कोहल ऑर्गेनिक ही होता है, लैक्टिक एसिड ऑर्गेनिक ही होता है, तो यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एरोबिक के केस में, यहाँ पे आधा छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा सा ब्रेकडाउन होता है। क्लियर है, चलो एक और पॉइंट देख लो जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो प्लांट में होता है, एनिमल में होता है, तुमको पता है प्लांट एनिमल क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, तो भाई मल्टी में तो यही होगा। देखो जहां जहां मल्टी सेल्यूलर होंगे ना वहां वहां हमारे पास धमाल मैकेनिज्म्स होंगे, बिकॉज हम इस अर्थ पे काफी ज्यादा सुपीरियर हो चुके हैं, तो हमारे पास अंदर की मशीनरी भी सुपीरियर होगी। ये बेचारे छोटे मोटे शुरुआत से बने हैं, अभी तक धीरे 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 सर्वाइव करते चले जा रहे हैं, तो इनकी जो अंदर की मशीनरी है वो हमारे कंपैरिजन में काफी कम होगी। तो ये देख लो, मैनी एनारोबिक बैक्टीरिया और ह्यूमन मसल सेल, ये हमारे अंदर सिर्फ कभी कभी होता है, रोज किसी के अंदर नहीं होता, ओनली कभी कभी, लिख भी लेते हैं यहाँ पे, ओनली कभी कभी। क्लियर है, तो डिफरेंस तुमको समझ आ गया। मेनली क्या है, एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ज्यादा एनर्जी देगा, तो डेफिनेटली हमारे अंदर हो रहा है। ये एनारोबिक बेचारे छोटे मोटे बैक्टीरिया में हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा, तो एनर्जी भी कम निकल रही है। इंपॉर्टेंट एक बात जो याद रखोगे वो ये है, यहाँ पे 38 एटीपी निकल रहे हैं, यहाँ पे 2 एटीपी निकल रहे हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन कुछ बच्चों के दिमाग में आता है, 36 एटीपी लिखना है कि 38 एटीपी लिखना है। देखो बच्चों उसका थोड़ा सा ना डिटेल्ड मैकेनिज्म होता है, हालांकि 36 भी सही होता है, 38 भी सही होता है, बट तुम लोग याद रखोगे 38, 36 कैसे आता है वो कभी आगे डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। सो अपने लिए मोर करेक्ट 38 ही है। चलो अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट चीज, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, ये भी बड़े कॉमन टर्म्स है ना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो देखो क्या होता है, जिसको भी अपन रेस्पिरेशन में यूज कर रहे हैं एनर्जी गेन करने के लिए, वही हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। जैसे कि मैं इतनी देर से बोल रही हूँ ग्लूकोज, ठीक है, मेनली हमारी जो बॉडी सेल्स होती है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल्स, वो मानती हैं कि भाई हमारे लिए ग्लूकोज दी बेस्ट है, बेस्ट, ठीक। तो जो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है जिसको बॉडी की सेल यूज करके एनर्जी बनाती है, वो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है तुमको पता है, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। इसके अपार्ट भी कुछ बंदे हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। देखो वी नो हम फैट भी खाते हैं, वी नो हम प्रोटीन भी खाते हैं। अब अच्छा चलो पहले आ जाओ इनके काम पे। छोटी क्लासेस से तुम लोग पढ़ रहे हो, थर्ड फोर्थ में पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी गेन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। फिर फैट का तुम पढ़ते होंगे, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है बॉडी के कुछ पार्ट्स, या अब तो तुमको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट भी होता है। प्रोटीन के लिए आप पढ़ते हो बॉडी बिल्डिंग होता है, सेल मर जाती हैं, कट जाती हैं, ऐसा कुछ हो जाता है तो उनको रिपेयर करता है, ठीक है। ये अपन ने सबने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस से। अब तुम दिमाग लगाओ, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, इसी को बचपन से तुम ये पढ़ रहे हो एनर्जी के लिए। तो देखो यही है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मेनली आपकी सेल ग्लूकोज को यूज करती है और एटीपी बनाती है, खूब धम धम मजे से एटीपी बनता है। फिर आओ फैट पे। फैट हमारी बॉडी के लिए मेनली एनर्जी सोर्स नहीं है। आपकी बॉडी, हालांकि ये बात सुनो, जब भी तुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो, 1 ग्राम ग्लूकोज या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है अगर तुम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकाल रहे हो। फैट को अगर मैं तोड़ूं तो 1 ग्राम से मुझे 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। 9, डिफरेंस देखो 4 और 9 का, यानी कि जरा से फैट में काम हो जाएगा। बट बॉडी को थोड़ा सा है ना, उसको तोड़ना आसान रहता है बॉडी के लिए। बॉडी की जो प्यारी सी सेल्स हैं उनके लिए ग्लूकोज तोड़ना बड़ा आसान है, और यहाँ पे उनके पसीने छूट जाते हैं इसको तोड़ने में। देख लो इसके पसीने छूट गए। फैट को तोड़ने में बड़ी मुश्किल आती है बॉडी को, तो बॉडी फैट को थोड़ा यूज़ कम करना प्रेफर करती है। बॉडी की इच्छा होती है कि भाई ग्लूकोज ही यूज़ कर लेते हैं हम, तो आसान मस्त चलता रहता है ना, दिन भर तुम खाते रहते हो, दिन भर ग्लूकोज बनता रहता है और दिन भर एनर्जी बनती रहती है, आराम से ये काम चलता रहता है, ठीक। बट जरूरत पड़ने पे बॉडी फैट को भी यूज़ करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो। अभी हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि हम जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाते हैं हमारी बॉडी स्टोर कर सकती है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तुमको पता है हमारी बॉडी लिवर में और मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ये बात अपन को पता है। सो बोथ ऑफ देम आर कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म। तो देख लो अभी तक तो कहानी कार्बोहाइड्रेट पे चल रही है। अब इसको कहानी को ऐसे सुनो, जैसे मैं खाना वाना मस्त खा रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ग्लूकोज बढ़िया है, तो मैं पहले तो ग्लूकोज को यूज़ करूँगी एनर्जी बनाने में। अभी सपोज करो आज मेरा व्रत आ गया, मेरी बहुत श्रद्धा जाग उठी और मैंने आज किसी चीज़ का व्रत कर लिया। जैसे ही मैंने आज व्रत किया सो डेफिनेटली मैं खाऊंगी नहीं, है ना, खाऊंगी नहीं तो ग्लूकोज नहीं जाएगा। तो मेरी बॉडी कहेगी अबे तूने व्रत तो कर लिया पर एनर्जी कहाँ से आएगी। तो आप देखते हो जिस दिन व्रत होता है ना थोड़ी एनर्जी कम फील होती है क्योंकि आपने ग्लूकोज नहीं खाया। बट बॉडी कहती है डोंट वरी, इसके फ्रिज में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, तो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को यूज़ कर लेती है। चलो ये तो एक दिन की बात हुई। बट कोई इंसान रेगुलरली ही खाना नहीं खा रहा, उसका ग्लूकोज खत्म हो चुका है, ग्लाइकोजन भी खत्म हो चुका है, फ्रिज में सारा सामान खत्म हो चुका है, ग्लाइकोजन गया। अब बॉडी सोचती अब मैं एनर्जी कहाँ से लाऊं। एट दैट टाइम बॉडी को याद आता है मेरे पास फैट भी तो है, मैं फैट को यूज़ करती हूँ। हालांकि मुझे बड़ी दिक्कत आने वाली है, मेरे पसीने छूटने वाले हैं, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे फैट ही यूज़ करना पड़ेगा। और फिर बॉडी शिफ्ट करती है फैट पे। तब उस टाइम पे फैट आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो जाता है। क्लियर है, ये नॉर्मल नहीं है, तुम समझ रहे हो ना, एक्सट्रीम कंडीशन। इसका एक एग्जांपल ले लो, जितने भी बंदे डाइटिंग करते हैं, हालांकि पता है डाइटिंग करना अच्छी बात नहीं होती है, डाइटिंग कतई नहीं करनी चाहिए, उससे बेटर है तुम एक्सरसाइज कर लो, बट डाइटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। इसके बड़े गंदे गंदे इम्पैक्ट्स हैं, कभी डिस्कस करेंगे अपन। मैं कभी डिस्कस करेंगे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अपने पास टाइम बड़ा कम है, ठीक है, अदरवाइज आई हैव मल्टीपल थिंग्स टू टॉक अबाउट। चलो इधर आओ,
सो ग्लूकोज अभी तुम्हारे पास बचा ही नहीं, यहाँ पे ग्लाइकोजन भी ख़त्म कर चुके हो। सो उस कंडीशन में बॉडी फैट को यूज़ करेगी। डाइटिंग वाला जो केस है ना, डाइट पे रहते हैं जो लोग, वो यही होता है, उनकी बॉडी वो थोड़े थोड़े पतले दिखने लग जाते हैं ना, क्योंकि उनकी बॉडी ने ग्लूकोज ग्लाइकोजन ख़त्म करके फैट यूज़ करना शुरू कर दिया होता है। ठीक है, हालांकि ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, चलो थोड़ा बहुत तो ठीक है। अब आ जाओ बिल्कुल ऐसे इंसान पे, जैसे तुम इमेजिन करो कुपोषित इंसान, माल नरिश्ड इंसान को इमेजिन करो, जो अपन दिखाते हैं ना। कभी तुम देखना, कभी चौल बस्तियों में बहुत ही गरीब लोग होते हैं बेचारे, उनको खाना ही नहीं मिलता है ना, वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच चुके होते हैं, खाना उन्हें मिल नहीं रहा, फैट उनका पूरा जा चुका होता है। तुम्हें देखते हो उनकी हड्डियां दिखती हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्केलेटन दिखता है उनका, क्योंकि उनकी बॉडी ग्लूकोज तो यूज़ कर ही चुकी, ग्लाइकोजन यूज़ कर ही चुकी, फैट तक यूज़ कर चुकी, और वो एक्सट्रीम कंडीशन में आ चुके हैं जिसे हम बोलते हैं स्टारवेशन। बिल्कुल ही गंदी कंडीशन आ चुकी, ये तो मतलब ऐसा होता है मरने वाली कंडीशन हो चुकी है अब तो, बिल्कुल ही रो रहा है, ये मरने ही वाला है, देखो इसकी शक्ल बिगाड़ दी मैंने। स्टारवेशन कंडीशन में बॉडी प्रोटीन को भी एज एनर्जी सोर्स यूज़ करने लग जाती है, और आप देखते हो वो इंसान, इसकी पूरी हड्डियां दिखने लग जाती हैं। तो प्रोटीन यूज़ होना एज एनर्जी सोर्स कतई अच्छी बात नहीं है। तभी कहते हैं अच्छे से खाना खाओ ताकि आपको प्रॉपर ग्लूकोज मिलता रहे और आप ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में ना जाओ। समझ गए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इधर प्रोटीन का भी सुन लो। अगर भगवान ना करे ऐसा दिन भी आ जाए कि बॉडी को प्रोटीन यूज़ करना पड़े, तो 1 ग्राम प्रोटीन से आपको अराउंड 4 किलो कैलोरी एनर्जी ही मिलती है। समझ गए तुम। तो सबसे बढ़िया एनर्जी अपन को फैट में मिलती है, बट फैट को एनर्जी बनाने में बॉडी के झाग निकल जाते हैं। ग्लूकोज से कंफर्टेबल है, ग्लूकोज से वो दिन भर आराम से एनर्जी बना सकता है। क्लियर है? आई होप ये टॉपिक तुम्हें बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करने के लिए। चलो, पहला आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक वही जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो जाए, वो एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स होती हैं। इस डायग्राम को देख के कतई नहीं डरना। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ये क्या होता है, क्रैब्स साइकिल, ईटीएस, इन वर्ड से तुम डरोगे नहीं। ठीक है, चलो आगे आओ। पहली चीज़ मैंने आपको बताया था, जब हम स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है, जिसको मैं अब ग्लाइकोलिसिस ना बोल के ग्लाइकोलाइसिस बोलूँगी। देखो आसान हो जाएगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो अपनी ग्लाइकोलिसिस ही है, बट ग्लाइकोलाइसिस बोलने का एक अलग ही मज़ा है। देखो कैसे, ग्लाइकोलाइसिस, बायोलॉजी में आधे वर्ड अपनी काम खुद ही बता देते हैं। देखो ग्लाइको वर्ड यहाँ पे ग्लूकोज के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, ग्लूकोज। इधर आओ, लाइसिस का मतलब है टूटना। टूटना कैसे लिखें, ये लो, टूटना, यानी कि ग्लूकोज का टूटना पहली स्टेप कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। समझ गए। सो ग्लाइकोलाइसिस याद करो, क्योंकि मैंने बताया था जहां जहां लाइसिस वर्ड आए मतलब टूटना, यानी कि इन शॉर्ट तुम इस अच्छे खासे ग्लूकोज की बैंड बजा के इसको तोड़ दोगे दो में। ये लो, ये ऐसा होने वाला है इसके साथ ग्लाइकोलाइसिस के बाद। क्लियर है। तो पहली स्टेप क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस पे ध्यान दो। ठीक, ये पहली स्टेप होती है आपकी कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। अब इसको डिटेल में पढ़ें, ये सारी चीज़ें एक एक करके आती जाएंगी। चलो पहली ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं डिटेल में। पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये रही आपकी सेल। ठीक, सेल के अंदर ये रहा खूब सारा साइटोप्लाज्म, ये दिख रहा है अपन को साइटोप्लाज्म, और फिर ये अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स मार्क हो रहे हैं। तो अभी मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म पे। आ जाओ सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म पे। यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये अपना मन चला ग्लूकोज यहाँ पे पहुँचता है सेल के अंदर, और जैसे ही यहाँ अंदर पहुँचता है ग्लाइकोलाइसिस इसको पकड़ लेती है और अब कहती है अब ना बच के जा पाएगा, तुझे मैं तोड़ के ही रहूँगी। इन शॉर्ट, सेल पहले से ही प्रिपेयर्ड रहता है कि जैसे ही ब्लड उसको ग्लूकोज पहुँचा के जाएगा, अपन उसकी बैंड बजा देंगे, उसको तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालेंगे। ठीक, पहली बात इसमें जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है वो ये है, कभी भी हम ग्लूकोज को एक बार में नहीं तोड़ते, हम उसको टुकड़े टुकड़े करके तोड़ते हैं धीरे धीरे। यानी कि एक बार में तुम ग्लूकोज को नहीं तोड़ देते, खच 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 करके नहीं तोड़ते। आप ग्लूकोज को टुकड़े टुकड़े धीरे 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 करके आप इसे तोड़ते हो। इसका रीज़न है, देखो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप तोड़ोगे, स्टेप बाय स्टेप।
जब आप तोड़ोगे तो उसको तोड़ने से हीट निकलेगी, ठीक है। हीट को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके एटीपी बना लोगे जब आप स्टेप वाइज काम करोगे। सोच समझ के काम करती है सेल, होशियार है। ऐसा नहीं ग्लूकोज आया धड़ 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 पकड़ के उसको तोड़ के सारी एनर्जी निकाल दी उसकी। अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास ग्लूकोज आया, आपकी सेल के पास ग्लूकोज आया, आपने उसको एक बार में पकड़ के तोड़ दिया, तो उसमें से खूब सारी हीट निकल जाएगी। तुम उस हीट को पकड़ नहीं पाओगे, उतने में वो हीट निकल जाएगी और तुम बैठे रह जाओगे। तुमको बहुत ही कम एटीपी बनाने का ऑप्शन मिलेगा। इसलिए दिमागदार सेल ने बोला नहीं, मैं एक बार ना करके स्टेप वाइज ग्लूकोज को तोड़ूंगी, जितनी जितनी हीट निकलती जाएगी मैं उससे एनर्जी बना लूँगी। इसे कहते हैं अपनी बॉडी सेल की समझदारी, ठीक है। ये लाइन मैंने इसलिए बोली क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के एक कोई क्वेश्चन है, उसको तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा ये पॉइंट मैंने क्यों बोला, वहाँ पे ये दे रखा है। चलो आगे आओ। नेक्स्ट चीज़ है ग्लाइकोलाइसिस का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं ईएमपी पाथवे। 3 बंदे थे, 3 अंकल्स थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। एम्बडेन, मेयरहॉफ, पार्नस, इन तीनों ने इसको पता किया था कि भाई सेल में ऐसा कुछ भी होता है, इसलिए इसका नाम ईएमपी पाथवे भी है। तो तुमको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस का ही दूसरा नाम ईएमपी पाथवे, ठीक है। नेक्स्ट बात कि ये होता कहाँ है, तो ये अपन को पता है कि ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब आगे की नई बात क्या है, ग्लाइकोलाइसिस एक स्टेप का खेल नहीं है। पूरे ग्लाइकोलाइसिस में जब आप ग्लूकोज से शुरू करते हो, ग्लूकोज से आप एंड अप करते हो, जैसे ये एक ग्लूकोज है 1 2 3 4 5 6, अपन को पता है 6 कार्बन का बना हुआ है, C6 होता है ना ये, तो 6 कार्बन का बना हुआ है। इसको तुम टोटल 10 स्टेप में, समझ रहे हो तुम, अपन कितना आसानी से कर लेते हैं ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट या पायरुविक एसिड, बट रियलिटी में बीच में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं और उन 10 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद तुमको एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मिलते हैं। 2 पायरुवेट, या आप उसको पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं, दोनों बातें बोल सकते हो। या तो आप बोल सकते हो 2 पायरुवेट या 2 पायरुविक एसिड। क्या बोला मैंने, वापस सुनो। एक ग्लूकोज को टोटल 10 स्टेप में तोड़ने के बाद हमें क्या मिलते हैं, 2 पायरुवेट, ठीक है। अब मैं बोल रही थी सेल बड़ा समझदार है, वो ऐसे दिमाग से खेल खेल के आराम से धीरे धीरे हीट को एनर्जी बनाता है। तो फिर यहाँ एनर्जी कितनी बनी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये जो मैं बात बता रही हूँ ना, ये तुमको पता होनी चाहिए, इसलिए ध्यान से सुन लेना। देखो, इस ग्लाइकोलाइसिस को शुरुआत में करने के लिए, जब ग्लाइकोलाइसिस करना शुरू करता है सेल, तो उसको थोड़ी सी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसको, 2 एटीपी खुद से खर्च करने पड़ते हैं। इसको तुम कैसे समझोगे, देखो, जब भी कोई अपन बिजनेस शुरू करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना बिजनेस में आते से पैसा आने लग जाता है। पहले तुम्हें पैसा लगाना पड़ता है, फिर तुम्हें धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगता है। तो ये सेल है ना, ये बड़ा होशियार है, इसको पता है ऐसा ही होने वाला है। पहले तो ये थोड़ा सा पैसा लगाता है, पैसा मतलब एटीपी है यहाँ पर, तो ये 2 एटीपी खर्च करता है और इसको पता है आने वाले समय में इस 2 एटीपी को यूज़ करके मैं आगे जाके 38 एटीपी बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये भी बहुत शानदार बंदा है, 2 एटीपी खर्च करके टोटल 38 एटीपी बनाएगा, ठीक है। सो इसने पहले क्या किया, क्या लिखूँ, खर्च लिखूँ क्या, स्पेंड, 2 एटीपी खर्च किए, ओके। इसके साथ जब ये ग्लाइकोलाइसिस एंड होती है, सुनना, जब इसका एंड होता है 10 स्टेप हो जाती हैं, तो हमें एक तो पायरुवेट मिलते हैं, 2 तो हमें पायरुवेट मिलते हैं, प्लस हमें 4 एटीपी मिलते हैं, ठीक है, 4 एटीपी मिलते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जिसको तुम्हें बहुत कान खोल के सुनना है, सुनना, पैसा है ये जो एटीपी है ये तो तुम समझ लो डायरेक्ट पैसा है। अपन जैसे पैसे की एफडी बनवाते, सुना है तुमने, एफडी खरीदते हैं अपन लोग पैसे वैसे की, उसमें क्या होता है आगे लॉन्ग टर्म अपन बचा के रखते हैं। सिमिलरली ये ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे एक पोटली जनरेट होती है, एक पैसे की पोटली है ये पैसे की पोटली का नाम है NADP, सॉरी इस पोटली का नाम है NADP, नहीं पी मत लगा देना गलती से। देखो NADP फोटोसिंथेसिस में आता है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, गलती से मैंने पी लिख दिया था। NADP फोटोसिंथेसिस में आता है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज बनाने के काम आता है। यहाँ पे NADP नहीं होता, अच्छा है मुझसे मिस्टेक होगी, तुमको भी याद रहेगा, NADH+H+ होता है,
यहाँ पे एक पोटली बनती है जिसका नाम है NaDH प्लस H प्लस, जिसको बहुत सारे लोग ऐसे भी लिख देते हैं NaDH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा। सो NaDH प्लस H प्लस या फिर NaDH2, इट्स योर विश, कुछ भी याद कर लो, बेस्ट है NaDH2 याद कर लो। यहाँ पे ये पोटली ATP से भरी हुई है। अगर आप इस एक पोटली को खोलोगे आगे जाके तो तुम्हें इससे 3 ATP मिलेंगे, समझ रहे हो तुम। अगर तुम एक NaDH2 की पोटली खोलोगे तो तुमको 3 ATP मिलेंगे, समझ आ गई, 3 ATP मिलेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये जो बात लिखी इसी को अच्छे से समझा रही हूँ वापस से। जब रिएक्शन शुरू होती है, ग्लाइकोलाइसिस शुरू होती है, तो ये रहा अपना सेल, ये रहा अपना साइटोप्लाज्म, ऐसे ना ये घूम रहा होता है NAD प्लस, ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे घूम रहा होता है सेल में, NAT प्लस घूम रहा होता है। NAD प्लस अभी खाली है, इसके पास अभी कोई ATP नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस कहती है चल आ बेटा तेरा थोड़ा भला कर दूं, तुझे NAD से मैं क्या बना दूं, NaDH2। जैसे ही ये NAD से NaDH2 बन जाती है, तुम समझ लो इसके पास 3 ATP आ गई। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस वो बाबा है जिसने ऐसी जादू शक्तियाँ यूज़ की हैं कि NAD प्लस के अंदर 3 ATP ठूंस दी और उसको क्या बना दिया, NaDH2। और ऐसे कितने NaDH2 बनते हैं, 2। समझ आया। सो कंक्लूजन क्या निकला, ग्लाइकोलाइसिस का कंक्लूजन ये है कि शुरुआत में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है, साइटोप्लाज्म में आता है, उसको तोड़ना शुरू किया जाता है। टोटल 10 स्टेप में अपन इसे तोड़ते हैं और शुरुआत में हम पहले 2 ATP खर्च भी करते हैं और फाइनली रिजल्टेंट हम क्या करते हैं, हमें 2 पायरुवेट मिलता है और 4 ATP मिलते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे साइटोप्लाज्म में एक बेचारा NAD प्लस घूम रहा होता है, इस बेचारे की हम मदद करते हैं। देखो अपन कोई मदद नहीं कर रहे, अपन बहुत शाणे हैं, अपन जो भी काम कर रहे हैं वो अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। सो ये जो NADP बेचारा है इसको हम NaDH2 बना देते हैं, ठीक। और जैसे ही हम इसको ये H वेच दे के NaDH2 बना देते हैं ना, हमने अल्टीमेटली इसके अंदर कितनी ATP भर दी, 3 ATP भर दी। इन शॉर्ट ये एक पोटली है जिसमें तुम्हें आगे जाके 3 ATP मिलेंगे। बट एक बात याद कर लो, जब तक तुम ETS साइकिल में इसको रन नहीं कराओगे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। यानी कि ये एक तरीके से तुम बचा के रख रहे हो, आगे जाके तुम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाओगे ना, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डरना मत इन वर्ड से, आगे अभी समझ आ जाएगा, वहाँ पे जाके ये पोटली तुमको 3 ATP देगी, ठीक है। सो अगर मैं नेट गेन देखूँ, ध्यान से सुनना, नेट गेन देखूँ, क्योंकि मैंने 2 ATP खर्च भी किए हैं, मुझे 4 ATP मिल रहे हैं, तो 2 तो मैं हटा ही दूँ क्योंकि मेरे को तो नेट प्रॉफिट देखना है अपना। सो मेरा अगर मैं फाइनल कंक्लूजन देखूँ, मेरे को फाइनली कितना फ़ायदा हुआ, तो वो क्या होगा, मेरे पास 2 पायरुवेट आएंगे या 2 पायरुविक एसिड बोल सकते हो। मेरे पास टोटल 4 ATP बनी थी, पर क्योंकि मैंने 2 खर्च भी किए हैं इसलिए मेरे पास नेट प्रॉफिट 2 ATP का हुआ है, ठीक है। और प्लस मैंने 2 NaDH2 बनाए हैं। ये बात समझ आ गई तुमको, इतनी बात अगर समझ आ गई तो बस ग्लाइकोलाइसिस इतना ही पढ़ना है तुमको। टोटल 10 स्टेप से अपन ये धमाल करेंगे, क्लियर है। और इसमें याद रखना है एक के अंदर कितनी ATP है, 3 ATP है, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये एक पिक्चर है जो कि सेम बात बता रही है जो मैंने बोली। देखो ये रहा एक ग्लूकोज, 2 ATP अपन ने खर्च की। ये देखो ये बेचारा 2 NAD घूम रहा था, देखो इसकी बैटरी लो हो रही है, बिल्कुल ही बेचारे की बैटरी लो हुई पड़ी है ना। अब अपन क्या करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस जो कि 10 स्टेप्स का है, उन 10 स्टेप के बाद हम इसकी ज़िंदगी बदल देंगे, इसको फुली चार्ज कर देंगे, फुल NaDH। अच्छा तुम सोचोगे मैंने NaDH2 क्यों लिखा है, तो कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो 2 NaDH2, देखो अपन ने इसकी ज़िंदगी संवार दी। आगे देखो 2 ATP खर्च किए थे, टोटल 4 ATP बने, तो यानी कि मेरा नेट प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ओनली 2 ATP, ठीक है। आगे देखो ग्लूकोज से शुरू किया था, ये 6 कार्बन थे, इसको 2 की यूनिट में डिवाइड कर दिया, ये लो 2 पायरुवेट आ गए। अब तुमको समझ आ गई होगी रिएक्शन क्या हुई, ग्लाइकोलाइसिस से फाइनली हमारा ये रिजल्टेंट रहा है। और क्योंकि मैंने तुम्हें नेट प्रॉफिट बता दिया, यहाँ पे 4 की जगह तुम लोग याद कर लेना 2 ATP, क्योंकि 2 तो तुमने खर्च भी किए ना, 4 रुपये तुमने कमाए, 2 रुपये तुमने खर्च किए, तो टोटल तो तुम्हारे पास 2 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ, बस वही बात मैंने बोली है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो क्या होता है, ये रही हमारी सेल, ओके, और ये रहा हमारा न्यूक्लियस। अब मैं
माइटोकॉन्ड्रिया भी बना लेती हूँ क्योंकि इसका भी अब रोल आने वाला है। ये रहा मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपन को पता है, ये सबसे बड़ा बनाया मैंने क्योंकि एक ही दिखाना है मुझे। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, ये रहा साइटोप्लाज्म, अभी ग्लाइकोलाइसिस खत्म ही हुई है। इमेजिन करो अभी जस्ट फ्री हुए हैं ग्लाइकोलाइसिस से अपन, और अपन ने पायरुवेट अभी बनाए हैं। याद करो हमने कितने पायरुवेट बनाए हैं, 2 पायरुवेट बनाए हमने, ठीक है। अभी ये सेल को पता है कि इसके आगे मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगी, इसके आगे साइटोप्लाज्म में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इसको तोड़ दे, यानी कि अब कुछ और करना पड़ेगा। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया से बातचीत करते कि भाई तू संभाल लेगा क्या, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहता है डोंट वरी, मैं तो बना ही इसलिए हूँ। तुमको पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ना। सो पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एटीपी बनाना जानता है ना। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। तो साइटोप्लाज्म कहता है देख भाई मैंने 2 पायरुवेट बना लिए हैं, अब ये तेरी जिम्मेदारी है, तू इसको आगे तोड़ और तू ही इससे एटीपी निकाल, ठीक है चलो गुड। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है ओके मैं हैंडल कर लूँगा, बट मेरी एक शर्त है, ये जो तूने पायरुवेट बनाया ना ये मुझे कतई पसंद नहीं आया, इसको तो मैं कतई यूज़ नहीं करने वाला, इसको थोड़ा सा बढ़िया सुंदर सजा वजा के भेज। जैसे शुरू करो, ये रहा पायरुवेट, ये बिल्कुल लूटा पिटा दिख रहा है, इसके दांत भी निकल रहे हैं, है ना। तो ये बोलते हैं यार थोड़ा इसको ढंका करके भेज, मैं ऐसे फालतू लोगों को एनर्जी में यूज़ नहीं करने वाला, तो इसको थोड़ा मेक ओवर करो, शानदार सा मेक ओवर करो और फिर मैं इसको यूज़ करूँगा। ये इमेजिन करो ये सुंदर बन चुका है, मतलब ये सुंदर लड़की बन चुकी है। अब अभी तो ये पागल थी, ऐसी पागल जैसी लग रही है। दिस इज योर पायरुवेट अकॉर्डिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया, और वो कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इससे और एनर्जी निकालूं तो तुम इसका थोड़ा शानदार मेकओवर करके लाओ, इसको थोड़ा सुंदर बना के लाओ, तब मैं जाकर इसको यूज़ करके एनर्जी निकालूंगा। बात समझे तुम लोग। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को तोड़ के हमने 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट बना तो लिए, आगे का काम साइटोप्लाज्म नहीं संभाल सकता, उसने कहा हमसे ना हो पाएगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया तुम संभालो इसको। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है ओके मैं इसमें से खूब सारी एनर्जी निकाल के दूंगा तुझे, बट पहले इसकी शक्ल सुधार के ला, मुझे नहीं पसंद इसकी गंदी शक्ल। तो इस पायरुवेट की अपन थोड़ी सी शक्ल सुधारेंगे, समझ आ रही है, इसकी थोड़ी शक्ल सुधारेंगे। तो हम एक नेक्स्ट रिएक्शन करवा रहे हैं, ये लिख रही, इस नेक्स्ट रिएक्शन को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। देखो नाम ही कितना लिंक करने वाला है। ग्लाइकोलाइसिस के जस्ट बाद माइटोकॉन्ड्रिया में एक रिएक्शन होने वाली क्रैप्स साइकिल, पर उस क्रैप्स साइकिल से पहले माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा है इसकी शक्ल सुधार के लाओ, तो इसको लिंक करने वाली रिएक्शन है ना, शक्ल ही तो सुधार रहे हो तुम उसकी, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम रख दिया लिंक रिएक्शन। समझ आ गई तुमको बात। अब आगे देखो, ये रहा अपना बेचारा पायरुवेट, ऐसी शक्ल वाला, इसके पास 3 कार्बन है, ये तो तुमको पता ही है, 1 ग्लूकोज से टूट के 2 पायरुवेट बने हैं, तो डेफिनेटली 3 कार्बन वाला है। इस 3 कार्बन वाले का अपन मेकओवर करने वाले हैं। कैसे, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है, कतई नहीं डरना इस चीज से। ये रहा 3 पायरुवेट, ओके। अब अपन ने बोला ये रहा कोएंजाइम, याद कर लो, देखो बहुत ज़्यादा ना इसे डरने मतलब जाना, ये कोएंजाइम क्या है, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा याद करना है। देखो पायरुवेट है, हमारा एम है इस पायरुवेट में से पहले तो 1 कार्बन को फ्री करो, हटाओ यार 1 कार्बन, क्या क्या काम का, तो हम पहले तो ये 1 कार्बन हटा रहे हैं, ये देख लो, और इस 1 कार्बन को CO2 बना रहे हैं। समझ लो तुम बात। ये 3 कार्बन है, ये रहे अपने पास 3 कार्बन, पहले तो अपन ने 1 को फ्री कर दिया और इसको 1 को निकाल के CO2 बना दिया, ये लो ये फ्री हो गया, मस्त CO2 बन गया। अब मेरे पास सिर्फ 2 कार्बन रह गए, इन 2 कार्बन के ऊपर मैं ये कोएंजाइम ए का, ये देखो मैंने भी, तुमको याद है ना मैंने इसकी चोटी चेंज की है, इसके बाल कट करे, तो बिल्कुल सेम इसी के ऊपर इस तरीके से ये देखो मस्त फिक्स कर दिया, विग लगा दी शानदार कलर वाली, है ना। सो ये इस रिएक्शन के बाद क्या बन गया, ये लो, ये मैं लिख देती हूँ, एसिटाइल कोएंजाइम ए। वापस सुनो, मुझे पता है थोड़ा सा टॉपिक टफ है, बट बच्चों थोड़ा सा बने रहो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। क्या बोला मैंने, पायरुवेट 3 कार्बन का है, उस 3 कार्बन में से तुम 1 कार्बन हटा के पहले उसको फ्री करके CO2 बना दो, वही अपन ने किया, 1 कार्बन हटा के ये लो CO2 बना दिया अपन ने। अब अपने पास कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन, इन दोनों कार्बन को जोड़ के इसके ऊपर अपन ने एक क्राउन लगा दिया, एग्जैक्टली ऐसे, ये देखो, और हमने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया, पायरुवेट की जगह अब इस सुंदर लड़की का नाम हमने रख दिया एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये सारी कहानी कहाँ पर हुई है, ये सारी चीज हमने
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में की है। दिस एंटायर थिंग इज डन इन माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोई दिक्कत है, मैं नहीं करूँगा, वही तो नाटक कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में खुद ही वो ऐसा मेकओवर कर देता है। बात समझ आई? अब ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों कान खोल के सुन लो, सुनना। इस पूरी रिएक्शन में भी हम एक फ़ायदा कर जाते हैं इस पूरे मेकओवर में। तुमको याद है जब भी तुम कोई मेकअप वेकअप करवाते हो, बाल वाल कटवाते हो, कुछ हेयर स्टाइलिंग करते हो, तुम पैसे खर्च करके आते हो। हमारी सेल बहुत कंजूस है, वो ऐसे फोकट एनर्जी खर्च नहीं करती, उल्टा वो यहाँ पर अपना ही फ़ायदा कर आती है। इस पूरे मेकओवर में हमारी सेल को फिर भी फ़ायदा हो जाता है। कैसे? ध्यान से सुनो। एक NAD लाचार सेल में घूम रहा था, फिर अपन उसको पकड़ लेते हैं, NAD प्लस को पकड़कर उसको बना देते हैं, देखो NADH प्लस H प्लस, यानी कि NADH2। बात समझ गए? इस पूरी साइकिल में भी हमने अपना फ़ायदा कर लिया। मेकओवर कराने में पैसे खर्च करने की जगह एसिटाइल कोएंजाइम बनाया, प्लस एक बेचारे गरीब लाचार किसको पकड़ लिया अपन ने, NAD प्लस को पकड़ के तुमने उसको क्या बना दिया वापस, NADH2। बात समझ आ गई? तो तुमने एक पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया, प्लस उसके साथ एक NADH2 भी बना लिया। बात समझ गए? अब एक बार और कान खोल करके सुनो। आप याद करो, जब हमने एक ग्लूकोज को तोड़ा था तो अपन ने कितने पायरुवेट बनाए थे? 2 पायरुवेट बनाए थे। ये जो रिएक्शन मैंने बताई तुमको, वो कितने पायरुवेट के लिए? 1 पायरुवेट के लिए। ऐसा तुमको कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार करना पड़ेगा टोटल, क्योंकि भाई तुम्हारे पास 2 पायरुवेट है। बात समझ रहे हो? मैंने एक पायरुवेट का मेकओवर करा के एसिटाइल कोएंजाइम A बना दिया। अब ये दूसरा पायरुवेट वेट कर रहा है, भाई मेरी भी तो चांस आएगी, मेरे को भी बना दे कुछ, तो इस दूसरे वाले को भी तुम चेंज करके एसिटाइल कोएंजाइम सुंदर कन्या बनाओगे। ये देखो, ये सुंदर सी लड़की, पहली वाली ज़्यादा अच्छी बनी थी बट ठीक है, ये भी बन गई सुंदर लड़की। सो इस रिएक्शन को तुम्हें 2 बार करना पड़ेगा। तो जो भी वारदात तुमने की है, CO2 निकाला, इन शॉर्ट जब मैं 2 बार करूंगी तो मैं लास्ट में 2 CO2 निकाल दूंगी, और जब मैं पायरुवेट एसिड को कन्वर्ट कर रही हूँ तो मैंने अगर एक बार NADH2 बनाया है, तो मैं अल्टीमेटली जब दोनों पायरुवेट एसिड को कर लूंगी तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 2 NADH2। समझ गए तुम? आ जाओ अब एक बार फाइनल शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट। क्या किया आपने? फाइनली लास्ट में आकर आपने 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बना लिए, 2, ठीक है, प्लस आपने 2 NADH2 बना लिए, और इसको आप फाइनली बाद में यूज करके ATP निकालोगे। ठीक है, इसको अभी तुम बचा के रखो, इस पोटली को बचा के रखो। इसको हम खोलेंगे कब? जब हम ETS साइकिल चलाएंगे। समझ आ गई? जितने भी मैं चीज़ें बताती जा रही हूँ ना, कहीं नोट करते जाओ कि कितना कितना चीज़ें बनती जा रही हैं, क्योंकि फाइनली मज़ा जब आएगा जब ETS रन करेगी। ठीक है, चलो अब आओ। नाउ एसिटाइल कोएंजाइम इज रेडी, और अब हम इसको एंटर कराते हैं नेक्स्ट साइकिल में। ध्यान से सुनो, इस नेक्स्ट साइकिल का नाम है क्रैब साइकिल, केकड़ा साइकिल। ठीक, क्रैब मतलब जो साइंटिस्ट है उनका नाम था क्रैब, उनका सरनेम है ना, तो केकड़ा ही होता है क्रैब का मतलब, तो क्रैब साइकिल। ठीक, कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं इसको। ये होती कहाँ है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तुमको पता है, डबल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेल है, 2 है, एक आउटर एक इनर। सो ये जो क्रैब साइकिल है ना, ये पानी भरा हुआ दिख रहा है तुमको, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स यहाँ पर होगा ये, और यहीं पे ये लिंक रिएक्शन भी हुई थी, लिंक रिएक्शन भी यहीं होती है और क्रैब साइकिल भी यहीं पर होती है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा, इसके आगे एक ऐसा साइकिल वाला डायग्राम आने वाला है जिसको देख के शायद तुम डर सकते हो, बट वो बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना। चलो लेट्स स्टार्ट। ये रही हमारी साइकिल। पहली बात, तुमको एज इट इज पूरी साइकिल याद नहीं करनी, ठीक है, बस एक बार दिमाग में आइडिया रख लो। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे बतानी है वो ये है, कितना NADH2 बनेगा, कितना आपके पास ATP बनेगा, ये मेन है, ध्यान से सुनना। देखो ये रहा एसिटाइल कोएंजाइम A, यही अपन ने बनाया था। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A इस पूरी साइकिल में रन करता है, ये देखो पूरी साइकिल में रन करता है, और इस साइकिल के दौरान तुम ध्यान से देखो, बीच बीच में कुछ चीजें निकल रही हैं, ये देखो बीच बीच में कुछ चीजें निकल रही हैं। इन चीजों पे मेरा मेन नजर है, मेरी नजर इन सब पे ही है, यही तुमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पता होना चाहिए। देखो ये साइकिल चलना शुरू हुई, एसिटाइल कोएंजाइम A से सिट्रेट बना, नहीं याद करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सुनो।
सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना, ठीक है। फिर इस रिएक्शन पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये की रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, आइसोसिट्रेट से जब तुम अल्फा कीटोग्लूटेरेट, तुमको याद नहीं करना, अगेन आई एम क्लियरिंग, वी जस्ट नीड टू रिमेंबर, ये सब पता होने चाहिए अपन को, ये मैं तुमको भी याद करा ही दूंगी। आ जाओ, यहाँ पे जब ये रिएक्शन हुई तो वही अपन ने वही नाटक किया, इस बैटरी लो वाले को अपन ने फिर से फुली चार्ज बनाने का नाटक किया, ये वही अपन कर रहे हैं ना बार बार। इस बेचारे गरीब को यहाँ पर एक बीच में NAD+ घूम रहा था, ठीक है। यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान हमने NAD+ को पकड़ा और यहाँ पे क्या बना दिया, एक NaDH2। क्लियर है? तो अभी तक तुमने इतनी स्टेप में एक NaDH2 बना दिया। आगे चलो, आगे नेक्स्ट स्टेप किया हमने, एक और CO2 निकाला। ऐसे ही तो 6 CO2 निकलते हैं जब भी एरोबिक रिएक्शन पढ़ते हो, इसमें ये करते हैं ना अपन, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से फाइनली यू गेट 6 CO2, तो ये बीच बीच में ऐसे CO2 निकलती हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन में भी हमने वही सेम ड्रामा किया। क्या किया हमने, NAD+ बेचारे गरीब को पकड़ के हमने NaDH2 बना दिया। यहाँ पे मैंने इस स्टेप में एक और NaDH2 बना लिया। और तुमको बताए NaDH2 ये क्या है, पोटली है मेरे पास जिसमें 3 ATP निकलेंगे। ये एग्जैक्टली वही आ रहा है, बड़े बड़े लोग छोटे गरीब आदमी को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाते हैं, वही चल रहा है यहाँ पे, एग्जैक्ट सेम नाटक चल रहा है। ये बड़े बड़े आदमी है और यहाँ पर इस बेचारे गरीब को बेवकूफ़ बना बना के पोटलियाँ भर रहे हैं खुद की। क्यों? क्योंकि तुमको पता है अल्टीमेटली एक NaDH2 तुमको 3 ATP देगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बड़े लोग छोटे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्लियर है? आगे सुनो, आगे रिएक्शन चली, आगे रिएक्शन चली, इस रिएक्शन पे आ जाओ। इस रिएक्शन पे तो हमने एक और कमाल कर दिया, छक्का ही मार दिया, डायरेक्ट ही एक ATP बना लिया। सो यहाँ पे एक ATP भी तुमने बना लिया, ठीक है। यहाँ तक मेरी स्टेप आ गई। अब आगे चलो, फिर नाटक हुआ, आगे चली साइकिल, आगे चली साइकिल, एक FADH2 बना लिया। अब ये क्या है, ध्यान से सुनो, FADH2 जैसे NaDH2 है, NaDH2 जो है ना, एक्चुअली में NAD जो क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तुमको याद नहीं करना, मैं बता रही हूँ बस, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। सिमिलरली FAD क्या होता है, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये फुल फॉर्म है इनकी, हालांकि याद सुन लो, पता होनी चाहिए। ये है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, दिस इज फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और पीछे अपन हाइड्रोजन लगा रहे हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनो, ये जो FADH2 है ये क्या है, जैसे मैंने बोला NaDH2 एक बड़ी पोटली है जिसको फाइनली तुम ETS से एक NaDH2 से 3 ATP निकालोगे, 3। सिमिलरली FADH2 छोटी पोटली है जिससे तुम 2 ATP निकाल सकते हो। बात समझ रहे हो? प्लीज इसको ध्यान से सुनना, एक NaDH से तुम फाइनली ETS से कितने ATP निकालोगे, 3 ATP निकालोगे, ठीक है। और एक FADH2 अगर आपके पास है तो आप ATP कितने निकाल पाओगे, 2 ATP निकाल पाओगे। बस इतना सा डिफरेंस है, वो बड़ी पोटली है, ये छोटी पोटली, बट अगेन गरीब को एक्सप्लॉइट करके तुम फिर मजे कर रहे हो, वही हो रहा है यहाँ पर। ये भी एक गरीब ही है बेचारा, FAD+, ये घूम रहा है, FAD+ घूम रहा है, इसको अपन पकड़ के फटाक से FADH2 बना लेते हैं। हम तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं बस, इन शॉर्ट, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक FADH2 भी बना लिया। आगे सुनो, फिर आओ इस पूरी रिएक्शन पे, ये देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पे मैंने एक NaDH2 और बना लिया। सो ये लो, मैंने एक NaDH2 और बना लिया। अब तुम मेन बात सुनो जो तुमको इम्पोर्टेंट सच में याद करनी है, ये बात सुनना। वो बात फाइनली आपको सच में याद करनी है, वो ये है कि पूरी रिएक्शन होने के बाद जब क्रैफ्ट साइकिल का चक्का चल जाता है, पूरा साइकिल रन कर जाता है, तो अल्टीमेटली आपको 3 NaDH2 मिलते हैं, ठीक है। एक तुम्हें डायरेक्टली ATP मिलता है और एक आप FADH2 बना लेते हो, समझ गए। अब ऐसी साइकिल तुमने अभी सिर्फ एक एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ की है, पर आपके पास अल्टीमेटली कितने एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 हैं। सो आप अल्टीमेटली इसको 2 बार जब रन करोगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ये रहेगा, समझ रहे हो तुम। जब तुमने एक एसिटाइल कोएंजाइम A का चक्का चलाया, क्रैफ्ट साइकिल चलाई, तो आपका नेट रिजल्टेंट ये था, 3 NaDH2, एक ADP, एक FADH2। अब आप इसी चक्के को 2 बार चलाओगे क्योंकि तुम्हारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो आप इंटू 2 कर लो, सिंपल मैथ्स है, तुमको तो बहुत अच्छी मैथ्स आती होगी, है ना। तो इधर देखो 2 2 2, बस सिंपल है। ये जो मैं सारी बातें बता रही हूँ ना, ये सब लिखते जाओ, इसका फाइनल अपन
वही खाता बनाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम फाइनल, एकदम फाइनल राउंड आ चुका है, कितनी बच चुकी, अभी टाइम है अपने पास, आगे देखो। ये फाइनल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम ETS भी बोलते हैं, या फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। ये वो फाइनल रिएक्शन है जिसमें तुम अल्टीमेटली ये जितने भी NaDH2 FaDH2 बनाए हैं ना, उनसे भर भर के एनर्जी निकालोगे आप, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, ये होती कहाँ पे, तो ये बेसिकली आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, जब तुमने कभी सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आई नो सेल का स्ट्रक्चर कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, ये रहा, आपने यही पढ़ा होगा कि ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीजोम्स होते हैं, पढ़े हैं। इनर मेम्ब्रेन जैसी ऐसी होती है ना, जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, इन्हीं के अंदर आपने पढ़ा होगा इस तरीके के ऐसे स्ट्रक्चर बनाए होंगे आपने, ये इनको हम ऐसे टेनिस रैकेट जैसे स्ट्रक्चर बनाते थे, जिन्हें अपन ऑक्सीजोम बोलते हैं, या फिर F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, है ना। इन्हीं को यूज करके अभी अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन कराएंगे। देखो ध्यान से सुनना, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में हमने क्या किया था, खूब बार इलेक्ट्रॉन को उछाला था, एक साइड पे हाइड्रोजन भरते गए थे हम, वहां जहां हमने हाइड्रोजन बढ़ा था वो क्या था, याद करो, थैलाकॉइड का ल्यूमेन था। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, 2 मिनट के लिए अपने कान बिल्कुल खोल के सुनना। ये है आपका एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान से सुनो, ये जैसे अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, ठीक, दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन, ये तुम्हारी इनर मेम्ब्रेन है, ये लो। तो इतने एरिया को, ये इतना एरिया मैंने जूम कर दिया, ये लो। सो दिस बिकम्स योर आउटर मेम्ब्रेन, ये अपनी आउटर मेम्ब्रेन है। किसी को ये तो हैरानी नहीं हो रही ना कि ये ऐसी ऐसी क्यों दिख रही है, आई होप अपन सबको पता है कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, सिमिलरली जो भी आपके मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेल है, उन सब में जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो ऐसी बाइलेयर्ड ही होती है। अल्टीमेट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनते जा रहे हैं ना ये सारे। सो यहाँ पे इन सब के पास ऐसी ही बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। सो दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ये इनर मेम्ब्रेन हालांकि फोल्डेड होती है क्रिस्टे की फॉर्म में, बट अगर यहाँ पे ये क्रिस्टे की फॉर्म में फोल्ड कर देते ना तो बड़ी मुश्किल आ जाती है समझाने में, इसलिए अपनी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्होंने इस इनर मेम्ब्रेन को भी सिंपल सीधा कर दिया। सो दिस बिकम्स योर इनर मेम्ब्रेन, ये बन गई तुम्हारी इनर मेम्ब्रेन। एक बार दोबारा कान खोल के सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेल है, जैसे कि ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनियस, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डेड है, ठीक। इन्होंने कुछ नहीं किया, इसको तो एज इट इज बना दिया, इसको तो बिल्कुल सीधा सीधा बना के दिखा दिया। ये जो फोल्डिंग थी, इन फोल्डिंग्स को फोल्ड ना दिखाते हुए बिल्कुल सीधा बना के दिखा दिया, तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है आपको, लाइक दिस, ठीक। सो दिस बिकम्स योर आउटर मेम्ब्रेन, दिस बिकम्स योर इनर मेम्ब्रेन। अब आओ नेक्स्ट बात पे, इनर मेम्ब्रेन में कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे घुसे हुए हैं, ऐसे ना कुछ स्ट्रक्चर्स घुसे हुए हैं, ओके। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, यही सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन कराने वाले हैं। ध्यान से सुनना, कतई नहीं डरना है, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बस यहाँ थोड़ा डरावना स्ट्रक्चर लगता है, बट तुम 5 मिनट रुक जाओ, तुम्हें समझ आ जाएगा सब। देखो, ये पहले इन चारों पे ध्यान दो, इन चारों भाई लोगों पे ध्यान दो। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, अपन रेड लेकर आए कलर। देखो, ये जो 4 बने हुए हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं इन्हें अपन? प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। क्योंकि 4 हैं तो अपन उनको बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कर लेंगे। ये रहा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर 4। बिल्कुल सिंपल रोमन नंबर, हालांकि इनके भी कॉम्प्लेक्सेस के नाम है, अपन को याद नहीं करना है, अपन को बस इतना पता करना है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। जैसे तुमने इलेक्ट्रॉन गेम खेला था, कहाँ पर? अपने क्लोरोप्लास्ट में, थैलाकॉइड में खेला था ना, सिमिलर वही इलेक्ट्रॉन गेम हम यहाँ खेलने वाले हैं। देखो क्या करेंगे अपन, हमारा मेन मोटिव है कि हम ये गेम खेलते खेलते खूब सारा हाइड्रोजन इस एरिया में भर दें। कहाँ पर? देखो मेन एम क्या है, ध्यान से सुनना। हम चाहते हैं कि ये सारा नाटक इधर की साइड चलता रहे, और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस है ना, बीच की मेम्ब्रेन स्पेस जो है, इसमें हमारा मोटिव है खूब सारा हाइड्रोजन भर दें, खूब सारा अखंड हाइड्रोजन भर दें हम। यहाँ पे देखो बढ़ते जा रहे हैं, खूब सारा हाइड्रोजन भरेंगे।
फाइनली जैसा अपन ने वहाँ पे किया था ना, हाइड्रोजन को धक्क लगे से खोल के निकाला था, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे पहले तो हम खूब सारा हाइड्रोजन भर लें, उसके बाद ये गेट खोल के हम इस हाइड्रोजन को इस रास्ते निकाल देंगे, ताकि फिर हाइड्रोजन भागा 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 निकलेगा और उसमें से खूब सारी एनर्जी निकलेगी। उसी एनर्जी को यूज करके हम एटीपी बना लेंगे। हमारा मोटिव ये है। हमारी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया क्या करने वाला है, पहले तो यहाँ से थोड़ा सा नौटंकी चलेगी खूब सारी, अभी थोड़ा सा सुनना पड़ेगा तुम्हें। ये नौटंकी चल के यहाँ पर हाइड्रोजन भर देंगे, हम खूब सारा हाइड्रोजन भर देंगे। कहाँ पे? ये बीच की मेम्ब्रेन स्पेस में, आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस है ना, वहाँ पे हाइड्रोजन भर देंगे। और फाइनली जब ये मैं खूब सारा हाइड्रोजन भर चुकी होंगी, मैं ये गेट खोल दूंगी। ये गेट खोलते सारा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा धम, बहुत ही फोर्स से। इसको ऐसे समझो ना यार, तुम समझते हो, इतना तो समझ ही रहे हो। जैसे अपन नल खोलते हैं, कितना फोर्स से पानी निकलता है, समझ रहे हो? जैसे कोई डैम खोलते हैं, फोर्स से पानी निकलता है, ऐसे तुम इमेजिन कर पा रहे हो। सो वैसा ही फोर्स से मैं चाह रही हूँ कि एक बार में सारा हाइड्रोजन निकले और उसकी एनर्जी को मैं यूज करूँ एटीपी बनाने में। एकदम सिंपल फिजिक्स का फंडा है, तुम लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं इसकी शायद काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं या पता नहीं, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, फिजिक्स वाले बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। इन शॉर्ट इसकी एनर्जी को मैं यूज़ करूँगी और उससे एटीपी बनाऊंगी। समझ आ गई? चलो अब आओ, अब काम की बात पे आओ। इतनी सारी बातें तो हो गई, सारी स्ट्रैटेजी तुमको समझ आ गई कि यहाँ पर अपन नाटक करेंगे, नाटक करने के बाद यहाँ पे खूब सारा H+ भर देंगे और H+ को फाइनली यहाँ से निकालेंगे और एटीपी बनाएंगे। अब वो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। कुछ बातें तुमको पहले समझनी पड़ेंगी। क्या है? एक हमारे पास NaDH2 है जिससे हमें काम करवाना है, एक हमारे पास FADH2 है, बाकी तो एटीपी है। एटीपी से क्या करवाओगे? एटीपी तो खुद ही एनर्जी सोर्स है ना। इन NaDH2 और FADH2 को हमको वापस से इनकी वही गरीब वाली हालत में पहुंचाना है। कैसे थे ये बेचारा तो NAD+ बन के घूम रहा था और ये बेचारा गरीब FAD+ बन के घूम रहा था। हमको इन गरीबों से, मतलब ये जो अभी अमीर बन चुके हैं, इनसे दोबारा इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लूटना है और इनको दोबारा गरीब बनाना है। तो अगर तुम इनको गरीब बनाना चाहते हो तो NaDH2 को NAD+ प्लस इससे हाइड्रोजन निकाल दो प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल दो, वापस बन गया बेचारा गरीब। इधर भी सेम काम करो, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इससे प्रोटॉन निकाल दो, फिर इसको गरीब बना दो। ये लो, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटीन। कॉन्सेप्ट समझे? क्या करना है? NaDH2 को तोड़ दो, इसको जितनी भी सामान, वो नहीं होता यार, बड़े बड़े लोग, नेता लोग सामान पकड़ा देते हैं और बाद में कोने में ले जाके ठोक के सारा सामान ले लेते हैं। यही सेम एग्जैक्ट चल रहा है। पहले तो सबको दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए हमने NAD बेचारे को खूब सारे इलेक्ट्रॉन दिया, खूब सारा हाइड्रोजन दिया, फोटो वोटो खिंचवा ली। अभी अपन गली के पीछे जाके उसको मारकर उससे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन छीन के इसको दोबारा गरीब बना रहे हैं। एग्जैक्ट सेम सेल ऐसे ही कर रहा है। देखो क्या किया सेल ने, पहले तो NAD+ को पकड़ पकड़ के आ मुन्ने आ NaDH2 बना दिया, ले तू भी अमीर बन जा, है ना। सिमिलरली FAD+ को भी पकड़ पकड़ के आओ आओ, खुद आगे बुला बुला के बोल रहे थे, लो भाई प्लीज इलेक्ट्रॉन लो, प्लीज हाइड्रोजन लो, और इसको भी FADH2 बना दिया। अब बाद में जब हमको पता है कि यार इनसे तो हमें से फोटो खिंचवानी थी, बन गए ये सारे, अब क्या करेंगे अपन, इनसे वापस से पीट पाट के हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकाल के इनको दोबारा गरीब बनाना है। यही स्टेप हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर रहा है। तुम समझ रहे हो हमारी सेल कितने शातिर गेम्स खेलती है दिन भर। ऐसे शातिर गेम्स तो मतलब सीरियसली यू शुड एंजॉय दिस थिंग। आपकी बॉडी, जिसमें से बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो यार ये क्या चल रहा है, NADH2 FADH2 क्या होता है, बट हमारी बॉडी ऐसा बना रही है और हमारी बॉडी दिन भर ऐसा करती रहती है। सो यू शुड नो आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, इंटरेस्ट से ही पढ़ लो, ये अपनी बॉडी के ही काम चल रहे हैं, ठीक है। चलो इधर आओ, देखो अब क्या होने वाला है, ध्यान से सुनेंगे, एक मतलब 5-10 मिनट तो बिल्कुल ही फोकस रखो। देखो पहला है ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ये वो गुंडा है जो कि NaDH2 को पकड़ेगा और इससे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लूटेगा। तो तुम समझ लो ये ऐसा सा है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो ही गुंडा है। नहीं हंसता नहीं, मूंछ वाला गुंडा बनाते हैं अपन थोड़ा, ये वही मूंछ वाला गुंडा है भैया जी, थोड़े से गमछे वाले भैया जी हैं ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 1 वो गुंडा है जो NaDH2 को पीट कर इससे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकालना जानता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, देखो तुमको दिख रही है पहली रिएक्शन, सिर्फ इतने पे ध्यान दो, बाकी सबको देखोगे तो डरोगे, सिर्फ इतनी बात पे ध्यान दो जो मैं बोल रही हूँ। NaDH2 या देखो मैंने बोला कई जगह पे आपको H मिल जाएगा, कई जगह पे 2 मिल जाएगा, तुम तो 2 याद करो। NaDH2 को पकड़ेगा और तोड़ेगा, ले पीट, ठीक है, पीटा,
और पीट के इसने निकाल दिया हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, इधर की साइड इसने इसको पकड़ा NaDH2 को, खोपचे में लेकर गया, पीटा, हाइड्रोजन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला। अब ये बेचारा वापस गरीब हो गया। देखो ध्यान से, ये देखो वापस वही लुटी पिटी हालत में पहुंच गए Na+। ठीक है, अब हमने ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन क्यों इससे लिए, क्यों बेचारे गरीब को हमने इतना पीटा, इसका रीजन है, ध्यान से सुनो। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला, यहाँ पे इनका गेम शुरू हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इसको कुदवा के इसको दे देंगे। देखो इसको मैं थोड़ा सा रब करके वापस दिखाऊंगा। यहाँ पे NaDH2 टूटा, यहाँ से H+ एंड इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन को मैं इमीडिएटली इसको दे दूंगी कि लो भैया जी इलेक्ट्रॉन पकड़ो। ये भैया जी गेम खेलना शुरू कर देते हैं, मतलब गुंडा है फिर भी गेम खेले बिना बाज नहीं आ रहा। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको कुदवा देगा, ठीक है, फिर वही चलेगा। ये इलेक्ट्रॉन 3 को कुदवा देगा, फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन कुदवा देगा 4 को, और यहाँ पे लिया तुम इसको रोक दो, यही रोक दो। अब मैं बताऊंगी ये कौन पकड़ेगा, समझ रहे हो तुमने। कॉम्प्लेक्स 1 ने NaDH2 गरीब को पकड़ा, पीटा, हाइड्रोजन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला। अभी हाइड्रोजन यही है, इधर की साइड ही है, इधर मैट्रिक्स में। इलेक्ट्रॉन सोचता है गेम खेलता हूँ, चलो इससे लो कैच कैच खेलना शुरू कर दिया। इसने इसको पकड़ा, इसने इसको पकड़ा, इसने इसको पकड़ा, इसने इसको पकड़ा, और गेम शुरू हो गया इनका। ठीक है, अब आगे सुनो। जैसे ही इनका गेम शुरू हुआ, तुमको अगेन पता है इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी पकड़ के एक्साइट होके हायर एनर्जी पे जाता है, कभी ना कभी तो दोबारा आएगा, और जब दोबारा आएगा तो हीट तो नहीं, एनर्जी निकलेगी उसमें से। ठीक है, उस एनर्जी को यूज करके मैं इस H+ को धक्का मार के इधर भेज दूंगी। एक बार दोबारा सुनो, क्योंकि अगर पहली स्टेप समझ नहीं आई तो बाकी तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। वापस देखो, पहले तो अपन ने H+ और इलेक्ट्रॉन निकाल लिए पीट के। इलेक्ट्रॉन से मैंने गेम खेलना शुरू कर दिया, ये मैंने इधर कुदाया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कूदना शुरू होते एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी को ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स यूज करके इस H+ को इधर पहुंचा देगा। समझ रहे हो तुम, इलेक्ट्रॉन तो बहाना है, हम मेनली इलेक्ट्रॉन को कुदाते कुदाते एनर्जी निकालेंगे और उस एनर्जी से H+ को धक्का मार के ऊपर पहुंचा देंगे। कहाँ पे, इस बीच के एरिया में। समझ आ गई तुमको पहली बात समझ आ गई, तो अब आगे की बात तो तुमको कोई दिक्कत ही नहीं होगी समझ में, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से सुनो, अब इस FADH2 की बारी है, ध्यान से देखना। अब इस गरीब के पिटने की बारी है, ध्यान से देखो। इस गरीब के साथ क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये इसको हैंडल करता है। 1 NaDH2 को हैंडल करता है, 2 FADH2 को हैंडल करता है। ये इस FADH2 को खोपचे में ले जाता है, इसको पीटता है, इससे हाइड्रोजन निकालता है और इलेक्ट्रॉन निकालता है। ये लो इलेक्ट्रॉन निकला। ये भी वही गेम खेलेगा। देखो जब तक गेम नहीं खेलेंगे ना तब तक एनर्जी नहीं निकलेगी। जब तक एनर्जी नहीं निकलेगी तब तक आप हाइड्रोजन को नीचे से ऊपर नहीं पहुंचा पाओगे, क्योंकि हाइड्रोजन वो जेट है जिसको जाने के लिए एनर्जी चाहिए ऊपर। ठीक है, सो आपने यही किया। देखो क्या किया, इधर FADH2 तोड़ा, इधर FAD हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन निकला। इस बेचारे को वापस गरीब बना दिया तुमने। क्या बना दिया, FAD+। बदले में जो इलेक्ट्रॉन निकली, ये भैया जी, ये खतरनाक भैया जी, ये भी इससे गेम खेलना शुरू कर देंगे। ये लो, इसका तो मुंह भी सड़ा ही बना है। देखो ये भी इससे गेम खेलेंगे, ये इस इलेक्ट्रॉन को आगे पास ऑन कर देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेम शुरू होगा फिर एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलते ही ध्यान से देखो कहाँ गया, अरे मेरा हाइड्रोजन कहाँ गया, ये रहा। ये हाइड्रोजन पकड़ के अपन इधर कुदा देंगे, मतलब ऊपर मत पहुंचाना, सिर्फ इधर ही पहुंचाना है। समझ आया। एक बार फाइनल, फुल एंड फाइनल दोनों का गेम। 1 NaDH2 को डील करेगा, 2 FADH2 को डील करेगा। दोनों ही पीट पाट के हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन से दोनों गेम खेलेंगे, कैच 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 गेम खेलते हुए एनर्जी निकलेगी। इस एनर्जी को यूज करके ये हाइड्रोजन को, देखो ध्यान से देखो, एरो भी बन रहा है, हाइड्रोजन ऊपर भेज देंगे। ये देखो, ये सिमिलरली थर्ड वाले भैया जी ने भी हाइड्रोजन ऊपर भेज दिया। अच्छा एक चीज और सुनो, 1 वाला जो है ना वो बड़ा मतलब थोड़ा ताकतवर टाइप बंदा है, वो इलेक्ट्रॉन से भी खेलना जानता है और हाइड्रोजन को उठा के फेंकना भी जानता है। 2 वाला देखो साइज में भी छोटा है बेचारा, मतलब अभी नया नया गुंडा बना है ना, तो ये बस पीट के हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकालना जानता है। इसके बाद हाइड्रोजन फेंकना नहीं जानता, तो इसका काम ये दूसरा गुंडा कर देता है, थर्ड वाला। समझ आ गई बात तुमको। आई होप इससे ज्यादा सिंपल वे में अपन अब नहीं समझ सकते। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
थर्ड वाले ने हाइड्रोजन पहुंचा दिया, ठीक। ऐसे गेम चलता रहेगा, जितनी बार जितने तुमने NADH FADH2 बनाए हैं ना, वो सब के साथ यही होने वाला है, सब टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का गेम खेला जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे पहुंचाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप खेलेंगे, ठीक है। एनर्जी निकलेगी, हाइड्रोजन उठा उठा के फेंकेंगे, एक 1 वाला हाइड्रोजन इधर फेंकेगा, एक 3 वाला हाइड्रोजन इधर फेंकेगा। क्लियर है? अब आगे देखो, ये जो तुम गेम खिला रहे हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचा रहे हो, क्या ये कोई एक्सेप्ट करने वाला है? बिल्कुल। कान खोल के सुनो, यहाँ पे इस पूरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हैं बिग बॉस। ये रहे अपने, ये जो बिग बॉस है ना, यहाँ पे ये जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने बैठा हुआ है ना, ये है हमारा बिग बॉस ऑक्सीजन। दिस इज योर ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के नाम पे ना तुम्हें ऐसे बॉस वाली फीलिंग आनी चाहिए, शानदार बीट बजती, मेरे दिमाग में तो ऑक्सीजन के नाम पे मस्त वाली बीट भी बज रही है, शानदार वो नहीं, बॉस की एंट्री वाली। सो यहाँ पर आके जितने भी इलेक्ट्रॉन का तुम गेम खिलवा रहे हो ना, ये 1 ने 2 को दिया, 2 ने 3 को दिया, 3 ने 4 को दिया, फाइनली बॉस खड़ा हुआ है यहाँ पे एंड में। तो जितने भी ये इलेक्ट्रॉन खेले जा रहे हैं, सबको ये यूं करके पकड़ लेता है, ठीक है। इसका अलग ही स्वैग है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ता जाता है। फिर कहता है इस इलेक्ट्रॉन को मैं यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? देखो, ये इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, बगल में ये जो हाइड्रोजन घूम रहे हैं ना, ये जिनको फेंका जा रहा है, उन्हीं में से कुछ कुछ हाइड्रोजन ये पकड़ लेता है स्वैग में। एक साइड से इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, एक साइड से हाइड्रोजन पकड़ता है, रिएक्ट करता है और वाटर बन जाता है। समझ रहे हो तुम कितना शानदार हरकत हुई है यहाँ पे। ये सब तो इलेक्ट्रॉन से खेल रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फाइनली किसने पकड़ लिया? ऑक्सीजन ने। ये लो, मैंने कैच कर लिया इलेक्ट्रॉन। इधर से मैं फटाफट हाइड्रोजन पकड़ लूंगी और मैं यूं करके रिएक्ट करके वाटर बन जाऊंगी। सो अल्टीमेटली जो लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है वो ये है कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका ऑक्सीजन होता है। और इस सारे गेम को खेल खेल के तुम अल्टीमेटली यहाँ पे खूब सारा H+ भर देते हो। समझ आ रहा है? इस गेम खेलने का एक ही अपन को फाइनल जो कंक्लूजन है वो ये है कि इस बीच की मेम्ब्रेन स्पेस में खूब सारा हाइड्रोजन भर दो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, बस अब इसका गेम खत्म। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा NADH2 FADH2 से हाइड्रोजन भर चुका होगा कंप्लीट। अब आती है इसकी बारी, इसकी जिसको तुम प्यार से ऑक्सीजोम कहते हो, जिसको इतने टाइम से तुम लोग पढ़ रहे थे कि ये ही है वो फाइनल जो कि ATP बनाता है। तो अब देखो कैसे बनाता है। यहाँ पे बढ़ चुका है खूब सारा हाइड्रोजन, खूब सारा बढ़ते जाओ खूब सारा हाइड्रोजन बढ़ गया। अब ये क्या करेगा? ये इसका प्यार से नाम ऑक्सीजोम भी बोलते हैं, एक नाम तो इसका ऑक्सीजोम बोलते हैं और एक नाम ATP सिंथेटेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको तुम प्यार से एक और चीज भी बोलते हो, F0 इधर वाले को बोलते हैं, F1 आगे वाले को बोलते हैं। F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हो ना हमेशा, जितना मुझे याद है किसी ने सेल पढ़ रखा होगा तो उसने ये पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे रैकेट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ऑक्सीजोम बोलते हैं, जिनका दूसरा नाम F0 F1 पार्टिकल होता है, ठीक है। इतना पढ़ रखा है। फिर तुमने लास्ट लाइन पढ़ी होगी, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन कराने में हेल्प करते हैं। यही वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिससे तुम अभी तक डर रहे थे। कितना आसान है। यहाँ पर इसने गुंडे ने इसको पीटा, इससे इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पे उचकाया, गेम खेला और हाइड्रोजन उधर फेंक दिया, ठीक है। फिर ये दूसरे गुंडे ने FADH2 को पकड़ा, इससे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकाला, इलेक्ट्रॉन का गेम खेला और डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी निकली, छोटा ये बेचारा कर नहीं पाया, थर्ड वाले ने फेंक दिया। ऐसा गेम चलता रहता है। इधर बॉस O2 इन इलेक्ट्रॉन को कैच कर करके एक हाइड्रोजन पकड़ के वाटर बन जाते हैं। बात समझ आ गई? आई होप इतना पार्ट तो अपन को बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ इधर, ये सारी हाइड्रोजन जो बड़ी है यहाँ पे खूब सारी बढ़ गई है ना, भर गया एक तरीके से पूरा। अब आप गेट खोल दो, गेट खोलते ही धड़ल्ले से हाइड्रोजन यहाँ पे जाएंगे, धड़ल्ले से, खूब धड़ल्ले से। समझ आई? जब ये भर भर के हाइड्रोजन, समझो तुम, जैसे मैंने गेट खोला, हाइड्रोजन शां 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 करके निकले जा रहे हैं। जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, हमारी सेल का मैट्रिक्स इस पल को कब से इंतजार कर रहा था, इस पल के लिए, इसको यूज करने वाले। कैसे? ये जो एनर्जी निकलेगी ना H+ के मूव करने से, इसी टाइम पे ये ADP को पकड़ेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। जैसे ये है ADP, ये है ADP, एक में
एक में हाथ में फॉस्फेट पकड़ा हुआ है, एक में हाथ में फॉस्फेट पकड़ा हुआ है, मुझे इसमें तीसरा लगाना है, तो मुझे एनर्जी चाहिए ना, तो हाइड्रोजन के मूवमेंट से जो एनर्जी आएगी मैं इसमें तीसरा पी जोड़ दूंगी। देखो एडीपी मतलब एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट वाला एडेनिन, ठीक है, एडिनोसिन, और उसमें मैंने एक और फॉस्फेट जोड़ना है, मैंने पकड़ा फॉस्फेट और धम इस एनर्जी को यूज करते हुए इसके चिपका दिया और ये बन गया एटीपी। समझ आई बात? इजी था, कितना इजी था। पहले यहाँ पर अपन ने खूब नौटंकियाँ की, H+ बढ़ा दिया और इस H+ को यहाँ से निकाल के एनर्जी को यूज़ करते हुए, जैसे मैं पकड़ी हुई हूँ, मैं बस पकड़ी हुई हूँ, जैसे एनर्जी निकलेगी ना उस एटीपी को, मैं एटीपी में एक्चुअली फॉस्फेट लगाने में एनर्जी चाहिए होती है, तो मैं बस वही चाहती हूँ कि जैसे हाइड्रोजन निकले वो एनर्जी निकले और मैं फटाक से फटाफट जल्दी जल्दी काम चलता है, एडीपी पकड़ा हुआ होता है, फॉस्फेट चिपका दिया, फिर वापस से एडीपी पकड़ा, फॉस्फेट चिपका दिया, फिर एडीपी पकड़ा, फिर फॉस्फेट चिपका दिया। इस तरीके से तुम खूब सारे एटीपी बना लेते हो। क्लियर है? अब आ जाओ बैलेंस शीट पे, जो कि आखिरी बात है। इस ये अगर तुमको समझ आ गया ना तो तुम्हें सब समझ आ गया। ध्यान से सुनो, कैसे बनते हैं हमारे पास 38 एटीपी। पहली स्टेप आपने क्या करा, ये ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में फाइनल अपन ने क्या क्या बनाया है, 2 एटीपी बनाया था और 2 NADH2 बनाए थे, ठीक है। फिर आओ नेक्स्ट पे, लिंक रिएक्शन करवाया था। लिंक रिएक्शन में आपने एक NADH2 बनाया था, बट क्योंकि आपके पास 2 पायरुवेट थे तो इस रिएक्शन को आपने 2 बार रन करवाया। ये तो समझ आ गया ना, बेसिक मैथ से 2 बार कराओगे तो जो प्रोडक्ट है वो 2 बार बनेगा। फिर आओ तीसरी रिएक्शन पे, वो है आपकी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जब आपने एक बार रन कराया था ना एसिटाइल को एंजाइम ए को, तो आपने 3 NADH2 बनाए थे, एक FADH2 बनाया था और एक ATP बनाया था। इनको इंटू 2 कर दो, क्योंकि ये सेम काम तुम 2 बार करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास 2 एसिटाइल को एंजाइम है। बस अब तुम बस कैलकुलेट करोगे, 2 मिनट का काम है, अब कैलकुलेट करेंगे। देखो पहले अपन कैलकुलेट करते हैं, 2 ATP तो भैया तुमको 2 ATP देगा, ये लो, ठीक है। फिर आ जाओ 2 NADH2। मैंने तुमको बताया था एक NADH2 अपन को 3 ATP देता है, ठीक है। सो डेफिनेटली 2 इंटू 3 कर देंगे, कितने आ जाएंगे अपने पास, 6 ATP आ गए फाइनल। आगे आओ, ये आपको एक NADH2 कितने ATP देने वाला था, 3, पर तुम्हारे पास 2 हैं, तो आप 2 इंटू 3 कर दोगे, कितना आ गया, 6 ATP आ गया, ठीक है, बढ़िया है। चलो आगे चलो, इधर आपके पास 3 NADH2 हैं, बट क्योंकि इंटू 2 करोगे तो 3 2 जा 6 हो जाता है। एक NADH2 आपको कितने ATP देने वाला है, 3, ये लो, 6 3 जा 18 ATP आ गए अपने पास। ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रन कराने के बाद मैं ATP कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। फिर आ जाओ इधर, इधर कहाँ गया ये FADH2। एक से तुम कितना निकाल पा रहे थे, 2 ATP। अभी तुम्हारे पास कितने FADH2 है, 2 इंटू 2 ही ATP निकाल पा रहे हो आप, कितने आ गए, 4 ATP। अब आ जाओ लास्ट, एक ATP मतलब एक ATP ही होता है। बस अब अपन इनको फाइनल कैलकुलेट कर लेते हैं, बस फाइनल, बिल्कुल फाइनल, लास्ट एंड फाइनल गेम चल रहा है। अब अगर तुम इनको कैलकुलेट करोगे, देखो इजी मैथ्स है, 12 14, ठीक है, 14 में एक जोड़ दो 15, 15 और 4 जोड़ दो, तुम्हारी तो मैथ्स मुझसे बढ़िया ही होगी। अल्टीमेटली तुम कैलकुलेट करोगे, सॉरी मेरी मैथ्स इतनी बढ़िया नहीं है, ओह पूरी स्लाइड ही रख होगी। तुम लोग ने लिख लिया होगा कैलकुलेट करने पे 38। फाइनली वो जितने ATP आए थे, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं दोबारा नहीं लिख सकती, पूरा हट गया, ठीक है। सो अल्टीमेटली जब आप उन सारे ATP को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 38 ATP आ जाएंगे। ऐसे आते हैं अपने पास 38 ATP। आई होप हमें ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। आई नो थोड़ा सा जल्दी रब हो गया था, बट प्लीज़ थोड़ा सा पीछे करके आप एक बार वापस कैलकुलेट कर लेना। मैंने तुम्हें सिखा दिया किस तरीके से कैलकुलेट करना है और 38 ATP आ जाएंगे। सो अल्टीमेटली आप ETS या ETC को यूज़ करके इस सारे NADH2 और FADH2 से एनर्जी निकाल लेते हो। लास्ट बात जो कंक्लूजन में इसलिए लिख रही हूँ ताकि अगर किसी ने टेबल नहीं नोट की हो तो वो कर ले। जब आप एक NADH2 को ETS में रन कराएंगे तो आपको 3 ATP मिलते हैं, और जब आप एक FADH2 को ETS में रन कराते हैं तो आपको 2 ATP मिलते हैं। बस अब तो तुम कैलकुलेट कर ही सकते हो, बहुत होनहार हो, आराम से कैलकुलेट कर लो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो ये वही सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई ना, इसकी एक और इमेज है मेरे पास, देखो वही चल रहा है। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस वर्क करके यहाँ पे H+ बढ़ाए जा रहे हैं, इस H+ को हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ADP और IP में ATP बना रहे हैं।
आईपी जोड़कर एटीपी बना रही है, सेम चीज चल रही है, बस समझ आ गया तुमको। चलो दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक एरोबिक रेस्पिरेशन। चलो ये वही सेम एज इट इज जो अपन ने कैलकुलेट किया था। चलो आगे आ जाओ। अब आओ नेक्स्ट पे एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ ज़्यादा तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके से होती है, पहले मैं वो बता देती हूँ किस तरीके से होती है। पहली बात जो याद रखनी है वो ये है, शुरुआत यहाँ पे भी ग्लूकोज से ही होगी, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होती है। देखो पहली स्टेप वही सेम चलेगी, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। कहाँ पर हो रही है ये, साइटोप्लाज्म, ये तो अपन को पता ही है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है। सेम, यहाँ तक तो सब सेम है। 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, यहाँ तक ये भी सेम। अब एनारोबिक में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन मैं कंसिडर कर रही हूँ फर्मेंटेशन का। पहला ऑप्शन क्या है, फर्मेंटेशन का, जो कि किस में होता है, यीस्ट में होता है। किसके अंदर होता है, यीस्ट के अंदर होता है ये। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसके बाद यहाँ तक तो ऑक्सीजन की जरूरत थी नहीं। अब तो तुमको पता है ऑक्सीजन क्या है, वो लास्ट का बॉस है जो कि इलेक्ट्रॉन लेता है। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहाँ पर यहाँ तक तो अपन को ऑक्सीजन की जरूरत वहाँ पे भी नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, फर्मेंटेशन जो कि यीस्ट में हो रहा है, असली में क्या होता है, वो इस जो पायरुविक एसिड है इसको फाइनली आगे प्रोसेस करता है। आगे तोड़ने के बाद ये इसको आधा ही तोड़ पाता है, ऑक्सीजन है ही नहीं बेचारे के पास, तो ये 2 इथेनॉल बनाता है, ठीक है। इस रिएक्शन के दौरान 2 CO2 निकलती है और 2 ही ATP बनती है। सो सैड, बेचारा इतनी मेहनत करने के बाद बेचारे को सिर्फ इतना ही मिलता है कि अल्टीमेटली 2 इथेनॉल बना पाता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है इसका, 2 CO2 निकालता है और 2 ATP निकालता है। सो कंक्लूजन, इसमें सिर्फ 2 ATP निकले, ठीक है। सो फर्मेंटेशन का यही रिएक्शन है। आप ध्यान से देखो, एक चीज़ देख लो, ये देखो यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। देखो ग्लूकोज से शुरू हुआ, ये देखो इसी स्टेप में 2 ATP बन गए थे, और ये देखो ये आ गया 2 पायरुवेट। इसके आगे ये ATP नहीं बना पाता बेचारा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये CO2 फेंकता रहता है, 2 CO2 यहाँ निकल गए, फिर ये एक फॉर्म में कन्वर्ट करता है 2 एसिटाल्डिहाइड। तुमको याद नहीं करना, तुम डायरेक्टली ये याद कर लो, फाइनली 2 इथेनॉल बन जाता है। इन शॉर्ट जो आपको याद करना है वो वही है जो मैंने बताया पहले, ठीक है। इस तरीके से ये बेचारा गरीब सिर्फ 2 ATP निकाल पाता है और अल्टीमेटली 2 ही इथेनॉल बन पाते हैं, ठीक है। सो इस रिएक्शन का फायदा हम ले जाते हैं। देखो तुमको पता है ना, केक में, बेकरी इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, देखो यहाँ पे इस पिक्चर में मार्क भी हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये CO2 के नीचे केक ये अंकल जी बन रहे हैं। ये एक्चुअली में तुमको लग नहीं रहा होगा, कोई खड़ा है, ये एक्चुअली में एक इंसान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान केक, पेस्ट्री और ये सब फालतू की बेकरी आइटम बना रहा है ना, उसमें वो CO2 यूज करता है। आपको पता ही होगा केक्स में जो भी फ्लफीनेस आती है ना, मस्त अपन को स्पॉन्जी लगता है केक, वो इसलिए लगता है क्योंकि यही रिएक्शन उसमें हुई होती है। उसमें से CO2 जब निकलता है तो उसमें छेद कर देता है, खूब सारे छेद कर देता है, एकदम मतलब पांडे जी वाले छेद कर देता है इसके अंदर, खूब सारे, इतने सारे छेद हो जाते हैं कि बस फिर वो मस्त स्पॉन्जी हो जाता है। नेक्स्ट, इस रिएक्शन को हम एक और जगह भी यूज़ करते हैं, खूब सारा एल्कोहल बनाने के लिए। जितने भी लोग एल्कोहल पीते हैं वो इसी रिएक्शन का प्रोडक्ट पी रहे हैं। सो एल्कोहल बनाने में, यानी कि एल्कोहल इंडस्ट्री में, देखो ये ग्लास एल्कोहल वाला है ना, ये बनाने के लिए भी हमने इसी रिएक्शन को यूज़ किया है। और ये बनाने, मतलब तुम देखो कितने ऑपोजिट चीज़ें यार, एक जगह अपन केक बना रहे हैं और एक अपन ये बना रहे हैं। सो इन दोनों इंडस्ट्री में इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ एल्कोहल फर्मेंटेशन। क्लियर है? बस आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहा है अपना, आ जाओ, ये रहा। ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो ह्यूमंस में हो जाता है कभी कभी। देखो जब भी तुम एक नॉर्मल कंडीशन में, तो अपन सब नॉर्मली काम चलता रहता है अपना, कभी कभी हमसे बोला जाता है कि भाई एकदम सडन एक्टिविटी करनी पड़ जाती है। भागने को कह दिया किसी ने, चल बेटा तू तो यहाँ से उठ, 10 फ्लोर भाग भाग के जा नीचे, मतलब हालत ख़राब हो जाती है उस टाइम पे अपनी, ठीक है। उस टाइम पे आपकी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो नॉर्मल जब आप भागना शुरू करते हो या विगरस एक्टिविटी करना शुरू करते हो, तब आपकी बॉडी में वही एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, ठीक है। फिर आप थोड़ा ज़्यादा काम करने लग गए तो आपकी बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। तो तुम्हारी एनर्जी डिमांड फुलफिल करने के लिए पहले तुम सांस ज़्यादा लेने लग जाते हो, ऐसे सांस लेने लग जाते हो, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। सो फर्स्ट योर ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, ब्रीदिंग रेट बढ़ती है,
फिर आपकी सेल्स को खूब सारा ग्लूकोज पहुंचाया जाता है ताकि धमाधम इंडस्ट्री में एनर्जी बनती रहे, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि भाई इतना सब कुछ पहुंचाना है तो आपका हार्ट बीट भी फास्ट हो जाता है, ठीक है। खूब नौटंकियाँ होती है, खूब नौटंकी करती है सेल। आपका ब्रीदिंग रेट यहाँ पे अराउंड 21 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। इतना जल्दी जल्दी आपकी बॉडी बेचारी काम कर रही होती है ताकि मसल खूब एनर्जी बना सके। बट क्या होता है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चाहे कितनी ही मेहनत कर लो बट तुम अगर विग्रेस एक्टिविटी करते ही चले जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर तुम एथलीट नहीं हो तो भाई तुम एक टाइम बाद थक जाओगे। एथलीट तो बेचारे रोज प्रैक्टिस कर करके अपनी ये वाली एक्टिविटी कम कर लेते हैं। तभी तो कहते हैं ना, जो ज़्यादा एक्टिव होता है वो जल्दी नहीं हाँफता, जो कम एक्टिव है वही बेचारा हाँफ जाता है ना, क्योंकि एक्टिविटी नहीं करता। सो अल्टीमेटली कितनी ही नौटंकी कर लो, अल्टीमेटली आपकी सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलती है, मसल सेल को। तो ना चाहते हुए भी बड़े दुख के साथ अपनी मसल्स को ये वाला पाथ अपनाना पड़ता है जो वो कभी भी नहीं अपनाना चाहता। इस पाथ में क्या होता है, ध्यान से सुनना। इस पाथ में यहाँ तक तो अपना सेम है, वही 2 पायरुविक एसिड बनाएंगे। इसके बाद जब ऑक्सीजन कम आना शुरू हो जाएगी, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन होगी ही नहीं, उस कंडीशन में आपके पास क्या होने लग जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाएगा। और आपकी मसल्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने की जगह इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करके एसिटिक एसिड बनाने लग जाएंगी, है ना। प्लस CO2 नहीं निकलेगा, यहाँ पे CO2 मत निकालना, यहाँ पे सिर्फ 2 ATP निकाल देना, ठीक है। लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP निकाल देना, बहुत है। समझ आई बात, क्या किया अपन ने, सेम रिएक्शन की एज इट इज, बस लास्ट में जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा ना, बस वहाँ पे लैक्टिक एसिड और 2 ATP निकाल देना, खत्म बात। बस अब क्या होगा, ध्यान से सुन लो। ध्यान से तो क्या, अब तो तुमको आता ही है, आराम से सुनो। अब क्या होगा, ये रिएक्शन लिख रही वही सेम, देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 2 पायरुवेट तक हुआ, इसमें वो जो 2 ATP बनी थी ना, यहाँ पे वही बनी है असली में, बस। इसके बाद ये देखो वो 2 NAD जो अपन ने वहाँ भी बनाए थे, इसको आगे अपन यूज़ ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ETS रन ही नहीं कर पाएगी, तभी तो आप आगे ATP नहीं बना पाते। भाई तुम्हारे पास तो ETS है ना, फिर तुम क्यों नहीं बना पा रहे एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि तुम्हारी ETS वर्क ही नहीं कर पाएगी। ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन दी बॉस नहीं होगा तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन पकड़ेगा, इसलिए आगे आप इनसे यूज़ नहीं कर पाते ETS को, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इस 2 पायरुवेट को आप आगे जाके लैक्टिक एसिड में तोड़ देते हो, ठीक है। और लैक्टिक एसिड के साथ आप CO2 रिलीज नहीं करते, बस फाइनली 2 ही ATP बना पाते हो, और ये कभी कभी ही होता है। अब जब भी लैक्टिक एसिड अपनी बॉडी में बन जाता है तो इमीडिएटली वो मसल्स में अक्यूमुलेट हो जाता है, और ऐसा वाला दर्द होता है ना, कितनी बार हुआ यार, मेरे साथ भी कई बार होता है, भागते भागते सडनली दर्द हुआ, आह करके अपन पकड़ लेते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज क्योंकि उस टाइम पे आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो चुका है, बस। आई होप समझ आ गया। चलो एक आखिरी सा टॉपिक, तुम सोचोगे आखिरी आखिरी करके पता नहीं क्या क्या बोल दिया, बट ये पक्का लास्ट है, दिस इज फुल एंड फाइनल। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये क्या है, देखो आपने, ये तुमको मैंने पहले ही बता दिया, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। अब आपकी बॉडी इनको तोड़ते वक्त जब इनको एज एन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रही है तो कितना ऑक्सीजन यूज करती है, देखो ध्यान से देखना, यही है कितना ऑक्सीजन यूज करती है और कितना CO2 निकालती है, यही रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है। यानी कि जब आपकी बॉडी ने ग्लूकोज यूज किया तो कितना CO2 निकाला बाय कितना O2 यूज किया, बस दिस इज योर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस की वैल्यू है, ध्यान से सुनो। ग्लूकोज को जब जब तुम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी कि रोज इसको ही अपन यूज करते हैं, तब हमारा RQ वैल्यू रहता है 1, ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए होता है, ठीक है। आगे देखो, जब भी आप फैट को एज एन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करते हो तो 0.7 आपका रेस्पिरेटरी वैल्यू होता है, और अगर प्रोटीन को यूज करोगे तो 0.9 रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट रहता है, ठीक है। 1.7 0.9 याद रख लो, ग्लूकोज पे 1, फैटी एसिड्स पे 0.7, प्रोटीन पे 0.9। अब इसका एक बार फाइनली इसका वो देख लो, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकलता कैसे, देखो देखो अपन को पता है नॉर्मल अपनी जो एक्टिविटी होती है, ग्लूकोज में अपन 6 ऑक्सीजन यूज करते हैं, 6 ऑक्सीजन के बाद जो अपन निकालते हैं वो क्या है, 6 CO2 6 H2O एनर्जी, ये तो बचपन से याद कर रहे हैं अपन। ग्लूकोज प्लस 6 O2 विल गिव यू 6 CO2 6 H2O एंड एनर्जी। कितनी एनर्जी दे रहे हैं अपन इसमें, 38 ATP ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो कितना O2 यूज किया है आपने, ये रहा 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2, मॉलिक्यूल जितने यूज किए ना O2 के वो नीचे लिखोगे, तो आपने यहाँ पे
6 मॉलिक्यूल O2 के यूज़ किए हैं। कितने मॉलिक्यूल CO2 के निकाल रहे हो? तो ये देखो 6 मॉलिक्यूल निकाल रहे हो, 6 CO2 निकाल रहे हो, ठीक है। 6 और 6 ये बेसिक मैथ्स है, ये लो 1 आ गया, तो आपकी RQ वैल्यू आ गई 1। अब तुम बाकी इनकी भी कैलकुलेट मत ही करोगे यार, इतना क्या टाइम पास करना, याद कर लो 0.7 0.9, ठीक है। दिस इज़ योर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। अब और कुछ, बस थैंक यू आ गया, अब तो ख़त्म बात ही। तो इसके साथ अपना रेस्पिरेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई थिंक हमको स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा होगा तो ETS ETC ये जो चलती है ना क्रैप साइकिल, सबसे डर लग रहा होगा, बट आई होप लास्ट तक आते आते तुमको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अपार्ट अगर अभी भी आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, आपको लगता है कि कुछ टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हो, या कोई टॉपिक है या कोई क्वेश्चन है आपसे नहीं हो रहा एंड यू वांट टू आस्क मी, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी ऑन माय पर्सनल नंबर। ये लो, तुम कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। इसके साथ अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं। प्लीज़ इसके साथ जितने भी लेक्चर आप देख रहे हो रेगुलरली देखते जाओ और क्वेश्चंस लगाते जाओ, गारंटी आपको सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।